प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगी, वो भी बढ़ने वाली है, राइट। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगी, वो भी इंक्रीज करेगी सर, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, लोगों के लिए एक सही प्लेस, एक सही समाज जो है वो बनाया जा सके, इस ऑब्जेक्टिव के साथ प्लानिंग की जाती थी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं पे स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल CUET 7 के ऊपर। और आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सबके लिए, क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ क्लास 12th इकोनॉमिक्स का एडिशनल सैंपल पेपर, जो हाल ही में रिलीज किया गया है CBSE के द्वारा। जी हाँ, तो आज की ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक आइडिया मिलता है सैंपल पेपर से कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट है तो। और अगर आप CUET के स्टूडेंट्स हैं तो भी ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी बेहतर तरीके से चल रही है, राइट। तो स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं कि जनरली पैटर्न जो है वो किस तरह से रहता है। तो आप लोगों को पता है कि आपका जो पेपर है, इस पेपर के अंदर 2 यूनिट आप लोगों की आती है, और 2 यूनिट कौन कौन सी है। एक आपके पास सेक्शन ए है जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है, और आपके पास सेक्शन बी है जो कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 34 है, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन जो है वो आपके MCQs है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, जो कि यानी कि आप लोगों को डायरेक्टली आंसर करके बताना होता है कि जो ऑप्शंस है वो सही है या नहीं है। और फिर बाकी क्वेश्चंस को बाइफरकेट किया गया है 3 पार्ट्स के अंदर, 3 मार्कर क्वेश्चन, 4 मार्कर क्वेश्चन और 6 मार्कर क्वेश्चन। लेकिन जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आप लोगों को जब भी क्वेश्चंस के आंसर करने हैं तो हमेशा प्रिसाइज वर्ड लिमिट के अंदर करने हैं। यानी कि अगर आप बात करते हैं 3 मार्कर क्वेश्चंस की, तो आपको इनके आंसर करने हैं 60 to 80 वर्ड्स के बीच में। और अगर बात की जाए 4 मार्कर क्वेश्चंस की, तो इनके आंसर्स करने हैं आपको 80 to 100 वर्ड्स के बीच में। और 6 मार्कर क्वेश्चंस की बात की जाए तो आप इनका आंसर करने वाले हैं 100 to 150 वर्ड्स के बीच में। इन चीजों को अगर आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे तो आप लोग ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से स्कोर कर पाए अपने बोर्ड्स एग्जामिनेशन के अंदर, राइट। और दूसरी चीज, अगर आप लोग बहुत ज्यादा डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करना चाहते हैं, राइट, CUET की या फिर बोर्ड्स की, तो आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। और बैचेस कैसे ज्वाइन करें वो आगे चल के मैं आप लोग को बताऊंगा बहुत ज्यादा डिटेल में, राइट। तो ये स्टार्ट करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, सेक्शन ए का सबसे पहले। और क्वेश्चन कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, यानी कि दिए गए स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़िए और उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर करिए। और स्टेटमेंट क्या कहती है, द लेवल ऑफ कंजम्पशन हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द अमाउंट ऑफ सेविंग the household can accumulate over the period of time, right। जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन का बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट इंपैक्ट या फिर डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो देखा जाता है किसके ऊपर, सेविंग के ऊपर, राइट। यानी कि सर कंजम्पशन जो है वो डायरेक्टली इंपैक्ट करती है आपकी सेविंग्स को, राइट। क्योंकि जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हाउस होल्ड्स के द्वारा इनकम या फिर सेविंग्स जो एक्यूमुलेट की जा रही है, उस सेविंग एक्यूमुलेशन के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपकी कंजम्पशन का, राइट। क्योंकि अगर आपकी कंजम्पशन ज्यादा है तो सेविंग कम होगी, और अगर कंजम्पशन कम है तो सेविंग ज्यादा हो जाएगी। तो क्या डायरेक्ट इंपैक्ट है? जी सर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि आपकी जो कंजम्पशन है वो डायरेक्टली इंपैक्ट करती है आपकी सेविंग्स को। और सेकंड बात यहां पर ये बोली जाती है कि हायर कंजम्पशन ऑफर लीड टू द लोअर सेविंग। अभी मैंने आप थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को कि ज्यादा कंजम्पशन करने से आप लोगों के पास क्या होगी, कम सेविंग्स होगी, जबकि लोअर कंजम्पशन की वजह से आपके पास हायर लेवल ऑफ सेविंग्स जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है, राइट। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है। इसीलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट कैसी है, सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं बोलता हूं इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग, दिए गए ऑप्शन में से, दिए गए स्टेटमेंट में से सही अल्टरनेटिव्स को क्या करिए, चूज करिए। और सबसे पहली स्टेटमेंट ऑप्शन क्या कहता है कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। पहली स्टेटमेंट जो है वो सही है, जबकि दूसरी स्टेटमेंट गलत है। दूसरा बात यहां पर बोली जाती है, या फिर दूसरा ऑप्शन कहता है कि स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू है। और तीसरी स्टेटमेंट कहती है कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। एंड फोर्थ ऑप्शन आपसे कहता है कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स, राइट। तो अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे तो आप लोगों को पता है कि ये दोनों ही बताई गई स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। इसलिए जो इस ऑप्शन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, जिसका मतलब कि दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट।
चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, और अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द सिनेरियो which would lead to an increase in GDP but might not necessarily improve overall welfare, यानी कि हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो बढ़ जाए, यानी कि जीडीपी के अंदर तो इंक्रीमेंट आया या फिर जीडीपी के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिला। अगर एक ऐसा सिनेरियो जनरेट होता है जिस सिनेरियो के अंदर हमारी जीडीपी तो बढ़ रही है, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर तो इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन ज्यादा जीडीपी बढ़ने से यह चीज सुनिश्चित नहीं हो जाती है कि ओवरऑल जो वेलफेयर है सोसाइटी का वो भी ज्यादा हो रहा है, राइट। वो किससे देखने को मिलता है, कहता है रिडक्शन इन द इनकम इनइक्वालिटी, यानी कि इनकम इनइक्वालिटी जो है वो कम होगी, यानी कि लोगों के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनकम का वो इक्वली हो रहा है, पहली बात, राइट। तो ये तो नहीं है। दूसरा क्या कहता है, रैपिड ग्रोथ ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर, हमारा फाइनेंशियल सेक्टर बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, राइट। थर्ड, एक्सपेंशन ऑफ इन्वायरमेंटली हार्मफुल इंडस्ट्रीज, और फोर्थ, इंक्रीज्ड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट और चौथी स्टेटमेंट जो है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सकारात्मक स्टेटमेंट है। तो यानी कि अगर बढ़ती हुई जीडीपी की अगर बात की जाए तो अगर जीडीपी बढ़ेगी तो इनकम इनइक्वालिटीज भी कम होगी, फाइनेंशियल सेक्टर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, और साथ ही साथ में गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर वो भी बढ़ने वाला है, यानी कि तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है। जबकि अगर मैं बात करता हूं इस स्टेटमेंट की, ये जो स्टेटमेंट है ये कैसी है, नकारात्मक स्टेटमेंट है। तो यही स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का क्या बनने वाली है, राइट आंसर बनने वाली है। इसलिए जो सी ऑप्शन रहेगा वो बिल्कुल क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहने वाला है, जो कि बात करता है एक्सपेंशन ऑफ एनवायरमेंटली हार्मफुल इंडस्ट्रीज की। किसकी बात करता है, एक्सपेंशन ऑफ द एनवायरमेंटली हार्मफुल इंडस्ट्रीज की। इसका मतलब कि सर अगर एक्सपेंशन देखा जा रहा है एनवायरमेंटली हार्मफुल इंडस्ट्रीज का, तो इसका मतलब कि आपकी जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन आप ओवरऑल सोशल वेलफेयर जो है वो ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, वो बात इसके अंदर बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द गवर्नमेंट इंप्लीमेंट अ tax cut and people use most of their extra money to increase their consumption, this suggests about the MPC। MPC का मतलब क्या बेटा, MPC का मतलब है मार्जिनल, क्या मतलब है यहां पर MPC का, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, राइट। क्या मतलब है इसका, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब है सर। तो क्या कहता है, अगर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स रेट को क्या कर देती है बेटा, कम कर देती है, तो कहता है क्या होता है, पीपल यूज मोस्ट ऑफ देयर एक्स्ट्रा इनकम, तो लोग जो वो ज्यादातर अपनी इनकम को, राइट, एक्स्ट्रा मनी जो है, जो लोगों के पास जो एक्स्ट्रा मनी है उसको इंक्रीज करेंगे, किसके लिए, या फिर यूज करेंगे उसको कंजम्पशन के लिए। तो इसका इंपैक्ट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के ऊपर क्या होगा, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगी, वो भी बढ़ने वाली है, राइट। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगी, वो भी इंक्रीज करेगी सर, है ना। तो क्या कहते हैं यहां पर, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस सिचुएशन, ये अप्लाई नहीं करेगा इस सिचुएशन के ऊपर, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि यहां पर बात भी किसकी हो रही है बेटा, कंजम्पशन की बात हो रही है, और कंजम्पशन से रिलेटेड ही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में पूछा गया है, तो इंपैक्ट तो बिल्कुल पड़ने वाला है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इट इज लो इंडिकेटिंग पीपल प्रीफर सेविंग ओवर स्पेंडिंग, ये कम होने वाला है, और लोग जो है वो ज्यादा कर क्या करेंगे, सेव करने की कोशिश करेंगे स्पेंड करने के बजाय, राइट। इट इज नेगेटिव इंडिकेटिंग पीपल आर डिक्रीजिंग देयर कंजम्पशंस, यानी कि नकारात्मक होगा, नेगेटिव होगा, और लोग जो है वो कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पैसे को क्या कर सके, वो सेव कर सके, तो ऐसा भी नहीं देखा जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, इट इज हाई इंडिकेटिंग पीपल्स आर रिस्पॉन्सिव टू चेंजेस इन द इनकम, यानी कि जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो वैसे वैसे अपनी कंजम्पशंस को भी क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, क्या कर देंगे, कंजम्पशन को भी क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। इसीलिए जो इसका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, अगला क्वेश्चन कहते हैं आप लोगों के सामने वो ये है कि अगर एक पॉजिटिव बैलेंस अगर आपको दिख रहा है, कहां पर, कैपिटल अकाउंट में, किसके, बैलेंस ऑफ पेमेंट के, राइट, ऑफ अ कंट्री, वो क्या इंडिकेट करता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए सबसे पहले कि अगर मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करता हूं, राइट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कितने अकाउंट्स होते हैं, राइट। एक तो करंट अकाउंट होता है आपका,
राइट, और एक आपके पास कैपिटल अकाउंट होता है, और एक और तीसरा अकाउंट होता है, आप सब लोग उसका कमेंट करके बताएंगे मुझे कि वो थर्ड अकाउंट कौन सा होता है, जो कि आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जनरली आता है। लेकिन यहां पर किसकी बात की जा रही है कि अगर आपका कैपिटल अकाउंट जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, जो आपका कैपिटल अकाउंट है, अगर वो पॉजिटिव दिखाता है, या कैसा बैलेंस दिखाता है, पॉजिटिव बैलेंस दिखाता है, तो इसका मतलब क्या है, ये चीज क्या इंडिकेट करती है, राइट ये क्या इंडिकेट करती है, क्या ये इंडिकेट करती है कि ट्रेड बैलेंस जो है वो पॉजिटिव है, क्या ये इंडिकेट करती है कि जो कंट्री की करेंसी है वो डेप्रिशिएट कर रही है, क्या वो ये इंडिकेट करती है दैट इट इज एक्सपीरियंसिंग अ बजट सरप्लस, कि उसके पास सरप्लस है, या फिर वो ये इंडिकेट करती है दैट इट इज रिसीविंग मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट देन इट इज मेकिंग अब्रॉड। यानी कि आप लोगों को पता होगा कि अगर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बीच में अगर हमें डिफरेंशिएट करना होता है तो हम जनरली किसके बेसिस पर करते हैं, करंट अकाउंट के अंदर जनरली उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जिसकी वजह से ना तो एसेट के अंदर कोई इंपैक्ट पड़े, नहीं हमारी लायबिलिटी के ऊपर किसी तरह का इंपैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को जनरली हम लोग करंट अकाउंट के अंदर क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अगर मैं कैपिटल अकाउंट की बात करता हूं तो कैपिटल अकाउंट के अंदर जस्ट अपोजिट हो जाता है करंट अकाउंट का, यानी कि हमारे कैपिटल एसेट्स और लायबिलिटी के ऊपर, दोनों के ऊपर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देखा जाता है। तो अगर कैपिटल अकाउंट की अगर मैं बात करूंगा, अगर वो पॉजिटिव बैलेंस दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है सर, कि हम लोग ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं रादर देन मेकिंग इट टू अब्रॉड, यानी कि हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, और बाहर से ज्यादा पैसा हमें मिलने वाला है इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका बिल्कुल क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। इसलिए डी ऑप्शन जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है इस ऑप्शन का, या फिर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन द वेब ऑफ फाइनेंशियल इंटरेक्शंस when individual harmony enters into agreement to honor the repayment of a loan at a designated point in the future, they are engaging in which pivotal function of money। यानी कि ये आपका प्रश्न कहां से है, ये आपका प्रश्न पूछा गया है मनी एंड बैंकिंग से। कहां से क्वेश्चन आया, ये आपका मनी एंड बैंकिंग से आप लोगों का ये क्वेश्चन है, प्रश्न है। और ये प्रश्न क्या कहता है आप लोगों से, कहता है एक फाइनेंशियल इंटरेक्शंस हो रही है जहां पर इंडिविजुअल्स हार्मोनियसली एंटर करता है किसके अंदर, राइट एग्रीमेंट के अंदर, जहां पर वो रिपेमेंट करता है एक लोन की, जो कि एक फ्यूचर मैं क्या करनी है, इसकी पेमेंट करनी है। इसका मतलब कौन सा मनी के द्वारा जो है फंक्शन जो वो परफॉर्म किया जाता है। और जनरली आप लोगों को पता है कि मनी एंड बैंकिंग से अगर मैं बात करता हूं तो मनी से जनरली आप लोगों से फंक्शंस जो है वो पूछे जाते हैं, राइट। फंक्शन आप लोगों से कई बार जो है वो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मनी, राइट। तो अगर मैं फंक्शंस की बात करता हूं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी की बात करता हूं तो क्या कहता है, ये कहता है सर अ सेफ्टी प्लेस टू कीप द वेल्थ, अ टूल दैट हेल्प टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ द डिफरेंट थिंग्स। एक टूल के तौर पर काम करता है यहां पर मनी, जो कि हमें मदद करता है कंपेयर करने के लिए डिफरेंट थिंग्स को। और तीसरा क्या है, इट एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन पीपल हु वांट टू बाय थिंग्स एंड पीपल who want to sell things। यानी कि एक ब्रिज की तरह काम करता है, एक मीडिएटर की तरह काम करता है उनके बीच में, जो लोग चीजों को बेचना चाहते हैं से लेकर जो लोग चीजों को खरीदना चाहते हैं उनके बीच में। और फोर्थ स्टेटमेंट क्या कहता है, अ स्टडी फाउंडेशन दैट हेल्प टू एग्री ऑन हाउ टू सेटल डेट और लोन्स एट अ लेटर टाइम, राइट। अब आप लोग इससे देख पा रहे होंगे, और अगर आप लोग थोड़ा सा अगर क्वेश्चंस को यानी कि इनके ऑप्शंस को क्या करेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि लोन से रिलेटेड यहां पर बात की जा रही है। तो यहां पर क्या बोला जाता है कि एक फाउंडेशन की तरह काम करता है ताकि हम एग्री कर सके कि किस तरह से हमारे जो डेट्स है या फिर हमारे जो लोन है उसको पेमेंट किया जा सके फ्यूचर डेट के अंदर। तो ये ऑप्शन आप लोगों को कहीं ना कहीं यहां से जस्टिफाई होता हुआ नजर आएगा। इसलिए जो इसका राइट आंसर रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी जो होना चाहिए वो इसका बिल्कुल सही आंसर रहना चाहिए। इसलिए इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पंजाब नेशनल बैंक रिसीव्स अ डिपॉजिट ऑफ 80,000 and the reserve requirement is 10,000. If the bank decide to hold reserves equals to 20% of the deposit instead of the required amount, how much excess reserves does the bank hold? बैंक के पास कितने excess reserve जो है वो generally रखे गए हैं, right? तो क्या कहता है बेटा, जनरली आप लोगों को क्या बोला गया कि सर
बैंक को क्या करना चाहिए था, एक डिपॉजिट मिलता है उसे 80,000 रुपए का, और उसकी जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है वो कितने की थी बेटा, 10% की थी। लेकिन बैंक डिसाइड करता है कि भैया वो 10% की बजाय कितना होल्ड करके चलेगा, 20% होल्ड करके चलेगा। तो आपको ये बताना है कि कितना एक्सेस रिजर्व जो है वो होल्ड करके रखा जा रहा है। बेसिक सी मैथ है। अगर मैं 80,000 के हिसाब से बात करता हूं तो 80,000 के हिसाब से मुझे 10% रखना चाहिए था, राइट, यानी कि मुझे 8,000 रुपए जो थे वो रखने चाहिए थे। लेकिन हुआ क्या, मैंने 8% के 10% के हिसाब से ना रखकर 20% के हिसाब से रखे। इसका मतलब कि सर मैंने 16,000 रुपए जो है अपने पास रखे। और 16,000 रखने का मतलब क्या है कि सर मैंने कितना एक्स्ट्रा रखा, तो अगर मैं 16,000 में से 8,000 को माइनस कर दूंगा तो 8,000 रुपए जो है वो ज्यादा इनके द्वारा अपने पास एक्सेस रिजर्व के तौर पर रखे गए पीएनबी के द्वारा, राइट। तो अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूं तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 8,000 होगा। और 8,000 की अगर बात की जाए तो वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल इसका क्या है, राइट आंसर यहां पर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या कहता है, द इंटरेक्शन बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्राइस लेवल एंड द डायनेमिक्स ऑफ द एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी इज इंटरकनेक्टेड एज। क्या कहता है, जो इंटरेक्शन है किसके बीच में, प्राइस लेवल के बीच में, राइट। प्राइस लेवल का रिलेशनशिप या फिर प्राइस लेवल का इंटरेक्शन किसके साथ में, आपके एग्रीगेट डिमांड के साथ में, राइट। एक इकोनॉमी के अंदर उसको कैसे दर्शाया जा सकता है कि एग्रीगेट डिमांड के साथ प्राइस का क्या लेना देना है, उसको मुझे अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसे कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है। तो क्या कहता है, द प्राइस लेवल इंक्रीजेस एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस, यानी कि जैसे ही हमारा प्राइस लेवल बढ़ेगा तो हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी इंक्रीज करने वाली है। सेकंड पॉइंट कहता है द प्राइस लेवल इंक्रीजेस, जैसे ही हमारा प्राइस लेवल बढ़ेगा तो हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या होगी बेटा, कम हो जाएगी। अगर आप लोगों को पता है, आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर भी डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, और आप लोगों को पता है जब भी डिमांड की बात की जाती है तो डिमांड का कॉन्सेप्ट किससे रिलेट करता है बेटा, प्राइस के साथ रिलेट करता है। और आपको पता है जैसे ही हमारा प्राइस इंक्रीज करेगा तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। सेम सेंस पर अगर हमारा प्राइस लेवल यहां पर बढ़ता है तो उसकी वजह से हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। इसलिए द प्राइस लेवल इंक्रीजेस एग्रीगेट डिमांड डिक्रीजेस। नेक्स्ट कहता है चेंजेस इन द प्राइस लेवल हैज नो इंपैक्ट ऑन द एग्रीगेट डिमांड। अगर मैं प्राइस लेवल को चेंज कर दूं तो उसका इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, ये बात बोली गई। और फोर्थ बात करता है द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस लेवल एंड एग्रीगेट डिमांड इज अनप्रेडिक्टेबल। कोई प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि इनका रिलेशन कैसा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि सर अगर मैं प्राइस लेवल की बात करूं और अगर हमारा प्राइस लेवल इंक्रीज होता है तो इसकी वजह से हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कहता है सर द इन्फ्लुएंस एक्सर्टेड बाय द इंटरनेशनल बोरोइंग ऑन द फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई विद इन एन इकोनॉमी इज इंडिकेटेड व्हेन इट। कहता है द इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव डाला जाता है किसके द्वारा, इंटरनेशनल बोरोइंग से, यानी कि बाहर से पैसा बोरो किया जाए किसके ऊपर, फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई के ऊपर, राइट। ये बात किसकी कर रहा है बेटा, सबसे पहले ये समझिएगा, ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहां से है, ये क्वेश्चन फॉरेन एक्सचेंज से है। कहां से क्वेश्चन है बेटा, ये फॉरेन एक्सचेंज का ये क्वेश्चन है। तो क्या पूछता है, कहता है सर क्या इन्फ्लुएंस डाला जाता है किसके द्वारा, इंटरनेशनल बोरोइंग्स के द्वारा, किसके ऊपर, फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई के ऊपर एक इकोनॉमी के अंदर, राइट। क्या इंडिकेट करता है ये बेसिकली, सबसे पहले क्या कहता है, मिनिमली अफेक्ट द सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। अगर मैं इंटरनेशनल बोरोइंग करूंगा तो उसकी वजह से फॉरेन सप्लाई के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर पड़ेगा भी प्रभाव तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत कम प्रभाव पड़ने वाला है, ऐसा बोला गया। और सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, टेंड टू डिमिनिश द सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। इसकी वजह से फॉरेन सप्लाई की जो फॉरेन सप्लाई एक्सचेंज जो है वो कम हो जाएगी। इट इंटेंड टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। इसकी वजह से फॉरेन सप्लाई जो एक्सचेंज है वो क्या बनने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। कन्फाइंड सोलिली टू अल्टरनेशंस इन द सप्लाई ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि इसकी वजह से अल्टरेशंस आएगा किसके अंदर, सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी के अंदर। तो यहां पर अगर कहता है क्या प्रभाव पड़ेगा इंटरनेशनल बोरोइंग का फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई के ऊपर, तो आपकी फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई जनरली क्या हो जाएगी बेटा, डिमिनिश हो जाएगी, कम हो जाएगी आपकी फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई। इसलिए जो इसका राइट आंसर रहना चाहिए डिमिनिशिंग रहना चाहिए, और डिमिनिशिंग ऑप्शन नंबर बी में है। इसलिए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने
ये है, क्या कहता है, गिवन एन इकोनॉमी विद कंजम्पशन फंक्शन हमें दे दिया कि C इज इक्वल टू 750 प्लस 0.5 y, वेयर C रिप्रेजेंट कंजम्पशन। ओके सर, हमें पता है C का मतलब कंजम्पशन है, और हमारा हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वेयर एस Y रिप्रेजेंट इनकम। Y किसको रिप्रेजेंट करता है, इनकम को रिप्रेजेंट करता है, एंड एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 2300, what would be the consumption expenditure at the equilibrium level, right? equilibrium level पर consumption expenditure क्या होगा, ये पूछ लिया गया। तो अगर आप लोगों से बात की जाए तो आप लोगों को पता है कि equilibrium level पर हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो किसके बराबर होती है, एग्रीगेट डिमांड के बराबर होती है। और अगर मैं इनकम की बात करूं तो इनकम कैसे निकलती है, मेरी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट से मेरी जो है वो इनकम निकल कर आती है। और अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो इसका मतलब क्या होगा कि सर अगर मेरी कंजम्पशन यहां पर हमें नहीं पता, लेकिन अगर मैं बात करता हूं बेटा Y इनकम हमें दे रखी है 0.5 टाइम्स, और साथ ही साथ में हमारे पास यहां पर यानी कि निकल कर आ जाएगा हमारे पास क्या, Y इज इक्वल टू CI होता है, तो वी कैन से Y इज इक्वल टू 750 प्लस 0.5, राइट, प्लस 0.5 Y, राइट, इसका मतलब y क्या है, 0 प्लस 75 y है, राइट। और इसका मतलब, और हमारे पास जो यहां पर देखो क्या दे रखा है, हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, राइट, प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमारे पास यहां पर दे रखा है, दैट इज बेसिकली 2300, कितना है हमारे पास, 2300 है, राइट। तो y माइनस 0.5, राइट, y इज इक्वल टू 750 प्लस 2300, कितना आएगा, 2300 आएगा। और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 0.5 इज इक्वल टू, अगर मैं 2300 के अंदर 750 ऐड करता हूं तो ये आ जाएगा 3050, राइट। तो 0.5 y इज इक्वल टू 3050, तो y इज इक्वल टू 3050 डिवाइडेड बाय 0.5, कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.5, राइट। और यहां पर अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आप को यहां पर इनकम देखने को मिल जाएगी, दैट विल बी 6100, राइट। कितनी आ जाएगी आपकी इनकम, 6100 आ जाएगी। अब आपसे क्या पूछा गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पूछा गया इक्विलिब्रियम लेवल पर, राइट। तो इक्विलिब्रियम लेवल पर कंजम्पशन फंक्शन पूछा गया, तो इक्विलिब्रियम की इक्वेशन ये है, तो इसका मतलब 750 प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 6100, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6100 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और इसका मतलब क्या है, 750 प्लस 6100 का आधा कितना होगा बेटा, हमारे पास 3050 होगा, कितना होगा बेटा, 3050 होगा। और ये टोटल हो जाएगा बेटा आपके पास 3800, कितना हो जाएगा, 3800 हो जाएगा। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्विलिब्रियम लेवल पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, 3800 का देखने के लिए मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन यूनिलेटरल ट्रांसफर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब होता है सर वन साइडेड पेमेंट्स। क्या होती है बेटा, ये वन साइडेड पेमेंट्स होती है। तो कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट की अगर मैं बात करता हूं तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वन साइडेड पेमेंट्स को कौन सी डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह से बता सकती है। पहला बोला गया, फंड्स ट्रांसफर्ड इंटरनेशनली एज लोन फॉर अ स्पेसिफिक टेन्योर एंड इंटरेस्ट रेट, यानी कि फंड्स को ट्रांसफर किया गया कैसे, इंटरनेशनली, राइट, लोन के फॉर्म में। तो ये यूनिलेटरल तो नहीं है, क्योंकि लोन के फॉर्म में तो रिफंड तो करना पड़ेगा, रिटर्न तो करना पड़ेगा, और रिटर्न करना पड़ेगा तो यूनिलेटर नहीं है। यूनिलेटर का मतलब वन साइडेड, जैसे कि गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशंस, दीस आर वन साइडेड ट्रांसफर्स, राइट। ये कैसे ट्रांसफर्स है, ये वन साइडेड ट्रांसफर्स है, राइट। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करता हूं, लोन अगर हम किसी को देते हैं तो जनरली वो एक एग्रीड अमाउंट पर, एग्रीड इंटरेस्ट रेट पर और एग्रीड टाइम पीरियड पर हमें क्या करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है, वापस करना पड़ता है ना। तो यहां पर जनरली तो ये यूनिलेटरल ट्रांसफर तो नहीं होगा सर। अगर ये यूनिलेटरल ट्रांसफर नहीं है तो ये कैसा है बेटा, ये मल्टी ट्रांसफर है या फिर मल्टी साइड ट्रांसफर है, राइट, या मल्टी साइड पेमेंट है। तो आगे क्या बोला जाता है यहां पर, ट्रेड ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्व्स गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू कंट्रीज। ट्रेड ट्रांजैक्शंस के बीच में गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, बिल्कुल सही बात है। पेमेंट मेड बाय वन पार्टी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न इन द फ्यूचर, कहता है सर ऐसी पेमेंट्स जिसके बदले में किसी भी चीज को एक्सपेक्ट ना किया जाए, या फिर कि जैसे कि आप लोग अपने दोस्तों को गिफ्ट दे देते हैं, अपने घर वालों को गिफ्ट दे देते हैं, तो आप उनके बदले में उनसे कभी भी उम्मीद नहीं रखते कि इस गिफ्ट के बदले में वो आपको कुछ पे करने वाले हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स बोला जाता है या वन साइडेड ट्रांसफर बोला जाता है।
इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ कंट्री इन द स्टॉक मार्केट ऑफ एन अनदर कंट्री, राइट, इट इज ऑल्सो टू साइडेड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, सी ऑप्शन जो रहेगा वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, सही आंसर रहने वाला है। 11th क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, कहता है इलुसिडेट द डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑटोनोमस आइटम्स एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स कंसर्निंग अ नेशंस बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझते हुए आप लोगों को ऑटोनोमस आइटम और एकोमोडेटिंग आइटम्स के बीच में क्या करना है, डिफरेंस बताना है। गिव एग्जांपल टू डेमोन्स्ट्रेट द कंट्रीज इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और साथ ही साथ में कहता है उदाहरण दीजिए जिसके तहत आप कंट्रीज के इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटरेक्शंस के बारे में जो है वो बता सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं ऑटोनोमस आइटम्स की, और दूसरा अगर मैं बात करता हूं एकोमोडेटिंग आइटम्स की, तो सबसे पहले समझेंगे कि इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है। और ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, तो अगर आप लोग इसको डिफरेंस करके बताएंगे तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से आपको स्कोर देकर जाएगा। 3 मार्कर क्वेश्चन है, तो 3 अगर इसके एग्जाम्पल भी बता देते हैं या फिर 3 पार्ट के अंदर अगर आप इसको जस्टिफाई कर देते हैं, पहला इसका मतलब क्या होता है, दूसरा इसका इफेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर क्या देखा जाता है, और तीसरा इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, तो ये आपको ज्यादा मार्क्स दे सकता है। यानी कि 3 मार्कर क्वेश्चंस के अंदर आपको कम से कम मिनिमम 3 डिफरेंस जो है वो बताने चाहिए एटलीस्ट, राइट। चलिए, तो पहला क्या कहता है, मतलब कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या कहता है, ऑटोनोमस आइटम्स क्या होते हैं। ऑटोनोमस आइटम्स रेफर टू द आइटम्स दैट टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक रीजंस सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, राइट। क्या कहता है बेटा, ऑटोनोमस आइटम्स का मतलब क्या हुआ बेटा, इसके अंदर जनरली उन आइटम्स की बात की जाती है जो जनरली किसकी वजह से होती है बेटा, इकोनॉमिक रीजंस की वजह से देखने को मिलती है, जैसे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, राइट। और वहीं पर एकोमोडेटिंग आइटम्स की बात की जाए तो ये बेसिकली बात करता है उन आइटम्स की जो कि अंडरटेक की जाती है ताकि डेफिसिट और सरप्लस जो है किसके अंदर, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस के अंदर अगर डेफिसिट और सरप्लस आ जाता है तो उसको मैनेज करने के लिए एकोमोडेटिंग आइटम्स का यूज किया जाता है। दैट इज दीज आर द रिजल्ट ऑफ द ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस, यानी कि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस या फिर ऑटोनोमस आइटम्स का जो रिजल्ट है वो क्या है, एकोमोडेटिंग आइटम्स है। ऑटोनोमस आइटम्स बेसिकली बात करती है इकोनॉमिक रीजंस की जिसकी वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके अंदर डिफरेंसेस आ रहे हैं या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखा जा रहा है। और एकोमोडेटिंग आइटम जो है वो डेफिसिट और सरप्लस अगर देखा जाए बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो डेफिसिट और सरप्लस है उसको हटाने की, उसको खत्म करने की कोशिश करती है, राइट, एकोमोडेटिंग आइटम। सेकंड, इफेक्ट क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन एकोमोडेटिंग आइटम्स का तो होगा। क्यों? क्योंकि सर इनका लेना देना नहीं है, लेकिन इनका लेना देना इसके ऊपर है, ऑटोनोमस आइटम के ऊपर है। तो सर एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस आर अंडरटेकन टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, ताकि बैलेंस जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का उसको मेंटेन करके रखा जा सके, इसीलिए एकोमोडेटिंग आइटम्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने, these items are also known as above the line items. For example, remittances from Indian abroad and the export of the intellectual properties, right। उदाहरण के तौर पर रेमिटेंसेस की बात की गई जो इंडियंस के द्वारा राइट भेजा जाता है अब्रोड से, और एक्सपोर्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इसकी भी बात यहां पर की जाती है। वहीं पर यहां पर मैं बात करता हूं, इनको बिलो द लाइन आइटम्स बोला जाता है। उदाहरण के तौर पर रिसीविंग फॉरेन एड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एक्युमुलेशंस, राइट, ये इसका उदाहरण जो है वो दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये क्या कहता है, कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि आपसे बोला गया कि आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करके बताइए एक्सपेंडिचर मेथड से। किससे बताइए? एक्सपेंडिचर मेथड से। ये क्वेश्चन कहां का है बेटा? ये क्वेश्चन नेशनल इनकम का क्वेश्चन है। ये कहां का क्वेश्चन है? ये नेशनल इनकम का क्वेश्चन है। और जनरली आप लोगों को पता है कि सर हम नेशनल इनकम की अगर बात करें तो नेशनल इनकम के अंदर हमारे पास 3 मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम नेशनल इनकम को क्या करते हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। एक जैसे कि हमारे पास इनकम मेथड है, एक हमारे पास क्या है बेटा, एक्सपेंडिचर मेथड है, और एक हमारे पास क्या है बेटा, टोटल आउटले मेथड है या फिर एक्सपेंडिचर मेथड है, राइट। ओके, तो यहां पर एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है आपसे। तो सबसे पहले क्या बोलता है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो कितना है, 98,000,
करोड़ का है, 9800 करोड़ का है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितने का है? 1200 करोड़ का है। कितने का बेटा? 1200 करोड़, 12,000 करोड़ का है। चेंज इन द स्टॉक कितना बेटा? 275 करोड़ है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितने की है बेटा? 875 करोड़ की है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना है बेटा? 600 करोड़। नेट एक्सपोर्ट कितने हैं बेटा? -90 है। नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी है? हमारी 790 है, राइट। तो अगर मुझे एक्सपेंडिचर मेथड दे रखा है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सारे के सारे खर्चों को जोड़ना पड़ेगा। खर्चे कितने किए जा रहे हैं, और खर्चे जनरली अगर मैं आपसे बात करूं तो खर्चे एक तो अगर कंज्यूमर के द्वारा किया जाता है तो उसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाता है तो वो करते हैं इन्वेस्टमेंट, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसे कि रिप्रेजेंट किया जाता है जी से। और जी के अंदर दोनों ही खर्चे आते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी, दोनों इसी के अंदर देखने के लिए हमें मिलते हैं। दोनों ये चीजें इसी के अंदर देखने को मिलने वाली है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करेंगे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ऐड करेंगे। कितना है? 9800। उसके गवर्नमेंट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को भी इसके अंदर क्या करने वाले हम लोग? ऐड करने वाले। कितना? 12,000। चेंज इन स्टॉक को भी ऐड किया जाता है, और चेंज इन स्टॉक कितना? 275 करोड़ का, उसको भी ऐड किया जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 875 करोड़ की है, इसको भी ऐड किया जाएगा। कितनी फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हुई? 875 करोड़ की, उसको ऐड किया जाएगा, राइट। उसके बाद अगर एक्सपोर्ट की बात करता हूं तो एक्सपोर्ट बेसिकली क्या किया जाता है बेटा? यहां पर नेट एक्सपोर्ट है, और नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या बेटा? x माइनस m, और ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब कि एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट क्या है? ज्यादा है। तो इसको क्या किया जाएगा? सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा बेटा? एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हमारे पास जीडीपी निकल कर आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा? जीडीपी निकल कर आ जाएगी एट मार्केट प्राइस। तो क्या कहता है? यूजिंग द एक्सपेंडिचर मेथड जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट। और जब मैं इसको ऐड करता हूं तो मेरे टोटल आती है बेटा 22,860 करोड़ रुपए की। कितने की आएगी? 22,860 करोड़ की हमें देखने के लिए मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल काउंटिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एंड प्रोवाइड अ प्रैक्टिकल व्यू टू अवॉइड इट। किसको अवॉइड कैसे किया जा सके, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो क्या कहता है बेटा? डबल काउंटिंग का मतलब क्या है बेटा? जनरली हम जब बात करते हैं किसकी? जीडीपी की, तो जीडीपी के अंदर हम जनरली क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई? तो कई बार ऐसा होता है कि गुड्स जो प्रोड्यूस की गई है उनकी कंप्यूटेशन एक बार से ज्यादा कर दी जाती है, राइट। क्या कर दी जाती है? एक बार से ज्यादा कर दी जाती है, और उसकी वजह से कई बार समस्याएं देखने को मिलती है। समस्या क्या होती है कि सर जो हमारी नेशनल इनकम है, राइट, जो हमारी नेशनल इनकम है वो क्या हो जाती है बेटा? ओवर वैल्यूड हो जाती है, ज्यादा जाती है। यानी कि अगर हमारी नेशनल इनकम 3 ट्रिलियन डॉलर की है या फिर 3 बिलियन डॉलर की है तो सर वो बढ़कर 6 बिलियन डॉलर हो जाएगी अगर मैं 2 बार उसको क्या कर लेता हूं? ऐड कर लेता हूं। तो ये डबल काउंटिंग होगी। तो इस डबल काउंटिंग की वजह से हमारी जो नेशनल इनकम है वो क्या होगी? बढ़ती हुई नजर आएगी, है ना। तो इस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें कुछ मेजर्स लेने पड़ते हैं। उसी से रिलेटेड यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या कहता है? डबल काउंटिंग इज अ क्रिटिकल इशू that arises in calculation of the national income when certain economic activities or transactions are counted multiple times। जब हम बहुत और multiple times हम काउंट कर लेते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन को, जिसकी वजह से inflated estimations देखा जाता है कंट्रीज की टोटल इनकम के ऊपर। This distortion can result in an inaccurate representation of the actual economic output and may mislead policy makers and analysts। तो एनालिस्ट जो है और पॉलिसी मेकर जो है वो क्या हो जाएंगे बेटा? इसकी वजह से मिसलीड हो जाएंगे। द प्रैक्टिकल वे टू अवॉइड डबल काउंटिंग व्हेन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज जनरली वी हैव वैल्यू एडेड मेथड अप्रोच, राइट। और हमारे पास क्या है? फाइनल गुड्स को कंज्यूम करने की अप्रोच। बाय फोकसिंग ऑन द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन वी अवॉइड काउंटिंग द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएटरी गुड्स multiple time. For example, consider the production of a smartphone. Instead of counting the value of the raw material component and the final assembly, focus on the value added by each stage of production process, which is actually contribution to the national income। कहता है सर इंटरमीडिएट को कंज्यूम ही मत करो,
इंटरमीडिएट को लो ही मत। एक तो तरीका है वैल्यू एडेड मेथड कि भाई हर या तो इंटरमीडिएट को ही कंज्यूम कर लो। इंटरमीडिएट गुड्स में देखो कि हर जगह पर हर स्टेज के ऊपर चेक करने की कोशिश करो कि कितना वैल्यू एडिशन जो है वो किया जा रहा है हर जगह पर। और दूसरा तरीका ये है, बोलता है इसके अंदर कि सर आप फाइनल गुड्स का कंजप्शन देख लो या फिर फाइनल गुड्स का अमाउंट देख लो, तो इंटरमीडिएट गुड्स को कंज्यूम ही मत करो, क्योंकि जो फाइनल गुड्स बनकर आएगी उसके अंदर इंटरमीडिएट गुड्स ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड होगी। ये बात इसके अंदर बोली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए ये रहा, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द नेशनल इनकम इज 250 करोड़ रुपीस एंड सेविंग इज 80 करोड़ रुपीस, फाइंड आउट द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कहता है नेशनल इनकम हमें दे रखी है, सेविंग हमें दे रखी है, और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी हमसे पूछा जा रहा है। व्हेन नेशनल इनकम राइसेस टू 390 करोड़ एंड सेविंग टू 115 करोड़, व्हाट विल बी द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो सबसे पहले बात क्या की जाती है, जब हमारी नेशनल इनकम 250 करोड़ की है, राइट, और हमारी सेविंग कितनी है बेटा 80 करोड़ की है, तो हमारी टोटल कंजम्पशन कितने की है बेटा, टोटल कंजम्पशन हुई 170 करोड़ की। कितने की हुई बेटा 170 करोड़ की। और हमें पता है कि अगर मैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करता हूं तो वो क्या होता है बेटा, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। क्या होता है उसका फॉर्मूला, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। तो कंजम्पशन की अगर मैं बात करता हूं, कंजम्पशन है 170, राइट, और इनकम कितनी है बेटा, मेरी इनकम है मेरी 250। तो इसका मतलब कि सर जो मेरी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो कितनी निकल कर आएगी, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी नियर अबाउट 6 and 7 और 6 8 के अप्रोक्स, राइट। तो इट विल बी 0.68 और समथिंग, राइट। नाउ अगला क्या कहता है, अगर नेशनल इनकम बढ़ गई 390 करोड़ हो गई और सेविंग 115 करोड़ हो गई, तो अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगी। तो निकाली जा सकती है सर कि अगेन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। तो कंजम्पशन कितनी होगी आप लोगों की, 390 करोड़ आपकी नेशनल इनकम है, सेविंग 115 करोड़ की है, तो कंजम्पशन 275 करोड़ की है। तो 275 करोड़ डिवाइडेड बाय 390 तो आ जाएगी 0.75, राइट। और उसके बाद आपसे अगर पूछा जाए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैसे निकलेगी, मार्जिनल निकलती है बेटा डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। तो चेंज की अगर मैं बात करता हूं तो चेंज इन कंजम्पशन कितना हुआ बेटा, पहले आपकी कंजम्पशन कितनी थी, पहले आपकी कंजम्पशन थी 250 माइनस 80 करोड़, और 250 माइनस 80 करोड़ मतलब 170, राइट। कितनी थी बेटा 170। तो पहले आपकी इनकम कितनी थी बेटा, पहले आपकी इनकम थी 250, फिर आपकी इनकम कितनी हुई बेटा 390, तो 390 माइनस 250 यानी कि 140, राइट। और दूसरा आप लोगों का सेविंग्स में कितना चेंज आया, तो सेविंग पहले आपकी 80 करोड़ थी और बाद में जो आपकी सेविंग है वो कितनी होगी 135 करोड़। तो अगर इसको सोल्व करता हूं तो 35 करोड़। तो अगर मैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की बात करता हूं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो सेविंग में कितना चेंज आया बेटा, चेंज इन सेविंग आया 35 और चेंज इन इनकम कितना है बेटा 140। और इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो आपके निकल कर आ जाएगी क्या, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और वो कितनी होगी, दैट विल बी 0.25। कितनी होगी 0.25 रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्क्राइब द इकोनॉमिक सिनेरियो वेयर एक्स पोस्ट फैक्टो या फिर एक्स पोस्ट एग्रीगेट डिमांड surpasses ex post aggregate supply and its potential consequences on the price level, production and employment। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा, जब इस टाइप के प्रश्न आपके पास आते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को यह जानना होगा कि एक्स पोस्ट फैक्टो सेविंग का और एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब जनरली होता क्या है। एक्स पोस्ट फैक्टो डिमांड का, एक्स पोस्ट डिमांड का मतलब क्या होता है, राइट। और आपके पास एक्स पोस्ट एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता क्या है, राइट। पहला क्वेश्चन तो ये है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डेमोन्स्ट्रेट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन अप्लाई मॉनेटरी पॉलिसी टूल टू टैकल अ सिनेरियो ऑफ डेफिसिट डिमांड इन द इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के अंदर डेफिसिट डिमांड है, लोगों के द्वारा गुड्स और सर्विसेज की डिमांड नहीं की जा रही है, तो इस सिनेरियो के अंदर किस तरह से आरबीआई जो है इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, उससे रिलेटेड ये प्रश्न पूछा गया। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस 4 स्पेसिफिक मेजर्स दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन इंप्लॉय
टू इफेक्टिवली करेक्ट द सिचुएशन। अब ये समस्या अगर आई है तो आरबीआई के द्वारा इस समस्या का समाधान जो है वो किस तरह से निकाला जा सकता है, उससे रिलेटेड ये प्रश्न है। तो जनरली क्या पूछा गया, सबसे पहले ये प्रश्न कैसे बेटा और में है, लेकिन मैं आपको दोनों ही प्रश्न यहां पर करवाऊंगा। और का मतलब है या तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए या तो आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, दोनों में से किसी एक ही प्रश्न का जो आपको बेहतर तरीके से आता हो उसका उत्तर देकर आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं बेटा, सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सर इसका मतलब होता क्या है। तो कहता है सर when x post aggregate demand exceed x post aggregate supply, इसका मतलब क्या बेटा, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। In an economy it result in a situation where the total demands for the goods and services exceed the economic capacity to produce them in the short run, यानी कि डिमांड ज्यादा हो चुकी है लेकिन सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं देखी जा रही है गुड्स और सर्विसेज की। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या होगा, आप लोग खुद जानते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन देखी जाएगी जहां पर डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सबसे पहला काम क्या होने वाला है, जो प्राइस लेवल है वो इंक्रीज होने वाला है। द जनरल प्राइस लेवल विल इंक्रीज, इट विल इंक्रीज द प्राइसेस विद मोर डिमांड देन सप्लाई। बिजनेस में रेस प्राइसेस टू बैलेंस द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड दिस कैन लीड टू अ जनरल इंक्रीज इन द ओवरऑल प्राइस लेवल कंट्रीब्यूटिंग टू द इन्फ्लेशन। इसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है इकोनॉमी के अंदर देखा जा सकता है, क्योंकि जो जनरल प्राइस लेवल है उसके अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिलने वाला है। आगे क्या बोला जाता है, शॉर्टेज एज प्रोडक्शन स्ट्रगल टू मीट हाई डिमांड, डिमांड ज्यादा है तो सर प्रोडक्शन उतनी नहीं हो पा रही है उस बढ़ती हुई डिमांड को फुलफिल करने के लिए, तो क्या हो सकता है बेटा, शॉर्टेज देखा जा सकता है। देयर विल बी अ शॉर्टेज ऑफ गुड्स can occur, potentially leading to dissatisfaction among consumer and creating a seller's market, right? इसकी वजह से क्या होगा, dissatisfaction consumers के बीच में देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट क्या कहता है, इंक्रीज्ड इंप्लॉयमेंट, इंप्लॉयमेंट बढ़ने वाली है। क्यों सर, क्योंकि जो बढ़ी हुई डिमांड है उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए इंप्लॉयमेंट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ती हुई रोजगारी आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिलने वाली है। तो टू मीट द heightened demand, business might need to increase their production potential, leading to the increase in the hiring and lower unemployment rate। इसकी वजह से लो employment unemployment rate हो जाएगा और हायरिंग जो होगी बेटा वो बढ़ जाएगी, राइट। नाउ टू एड्रेस द सिनेरियो ऑफ द डेफिसिट डिमांड इन द इकोनॉमी, अब ये क्वेश्चन है आपका बैंकिंग का, यानी कि और वाला प्रश्न आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। और वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर आपके पास डेफिसिट डिमांड का सिनेरियो है तो इसको एक्सेस करने के लिए आरबीआई के द्वारा, इस चीज को सही करने के लिए आरबीआई के द्वारा क्या किया जा सकता है। तो इनके द्वारा आपको पता है आरबीआई के द्वारा बेसिकली अगर डेफिशिएंसी है या सरप्लस है तो उसको रेगुलेट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसीज को इशू किया जा सकता है। तो आरबीआई जो है 4 स्पेसिफिक मेजर जो है वो कर सकता है ताकि वो सही तरीके से क्या कर सके, इस समस्या का समाधान निकाल सके। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, सबसे पहले वो रेपो रेट को कम कर सकता है, वो ओपन मार्केट ऑपरेशन को चेंज कर सकता है, उसके बाद वो कैश रिजर्व रेशियो के अंदर रिडक्शन देखा जा सकता है। अगर मैं बात करता हूं लोअरिंग द रेपो रेट, तो उससे पहले समझना होगा कि रेपो रेट का मतलब होता क्या है। तो रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पर आरबीआई क्या करता है बेटा, आरबीआई पैसा देता है किसे, कॉमर्शियल बैंक को। तो कॉमर्शियल बैंक को पैसा देता है वो दर, तो अगर वो रेट को कम कर दिया जाएगा तो इसका मतलब लोगों जो कॉमर्शियल बैंक है उनके पास ज्यादा पैसा रहेगा, और जब ज्यादा पैसा रहेगा तो वो ज्यादा पैसा दे सकता है या फिर पैसे की सप्लाई मार्केट के अंदर बढ़ा सकता है। सेम सेंस पर ओपन मार्केट ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है जब आरबीआई मार्केट के अंदर क्या करता है, सिक्योरिटीज को, किसकी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज या फिर सेल कर दे। तो इस सिनेरियो के अंदर वो क्या करने वाला है, सिक्योरिटीज को खरीदने वाला है मार्केट से, और जब वो सिक्योरिटीज को मार्केट से खरीदेगा तो उसकी वजह से मनी सप्लाई मार्केट के अंदर क्या हो जाएगा बेटा,
इंक्रीज हो जाएगा और ये जो डिफ्लेशन की समस्या आई है ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो क्या कहता है, द आरबीआई कैन कंडक्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन बाय बाइंग, क्या करके बेटा, खरीद कर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, कहां से, मार्केट से। और जब आरबीआई परचेज करेगा इन सिक्योरिटीज को, इसकी वजह से जो पैसा है वो इंजेक्ट हो जाएगा बैंकिंग सिस्टम के अंदर और जिसकी वजह से लिक्विडिटी जो है वो बैंकों की बढ़ जाएगी और इसकी वजह से ज्यादा इक्विप्ड टू एक्सटेंड लोन इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस, देयरबाय स्टिमुलेटिंग डिमांड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और जब ज्यादा पैसा आरबीआई के पास आएगा, जब ज्यादा पैसा लोगों के पास, बैंकों के पास जाएगा तो बैंक संभव तौर पर क्या कर पाएंगे, ज्यादा पैसा लेंड कर पाएंगे और उसकी वजह से मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। कैश रिजर्व रेशियो रिडक्शन होगा, कैश रिजर्व रेशियो के अंदर रिडक्शन कर दीजिए। जनरली होता क्या है कि आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक को कुछ पैसा अपने पास रखना पड़ता है, किसके फॉर्म में, सिक्योरिटीज के फॉर्म में। तो उस सिक्योरिटीज के फॉर्म का कुछ प्रतिशत होता है, जैसे कि 1%, 2%, 3%, तो इसको कम कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब अब कमर्शियल बैंक को कुछ ही पैसा रखना पड़ेगा, किसके पास, आरबीआई के पास, और वो जो बचा हुआ पैसा है उसको वो आसानी से क्या कर सकते हैं, लेंड कर सकते हैं मार्केट के अंदर। तो द आरबीआई कैन ऑप्ट टू लोअर द कैश रिजर्व रेशियो विच इज द परसेंटेज ऑफ द बैंक डिपॉजिट दैट बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद द सेंट्रल बैंक। किसके पास रखना पड़ता है बेटा, ये सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। और अगर सीआरआर को कम कर दिया जाए तो बैंक क्या कर सकता है, ज्यादा फंड पैसा दे सकता है और इसकी वजह से क्या होगा बेटा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा देखी जाएगी। दिस मूव कैन इनकरेज इंक्रीज्ड क्रेडिट फ्लो टू वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, जिसकी वजह से हायर कंज्यूमर स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी, अल्टीमेटली एड्रेसिंग द इश्यू ऑफ द डेफिसिट डिमांड। और इसकी वजह से जो डेफिसिट डिमांड की समस्या है वो डेफिसिट डिमांड की समस्या ठीक होती हुई नजर आएगी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है एक्सप्लोर 4 मेन फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड हाउ ईच ऑफ दीज फंक्शंस कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। यानी कि सिंपल सी सेंस में अगर आप लोगों से पूछा गया तो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शन आप लोगों से पूछ लिए गए और यह प्रश्न भी आप लोगों का मनी से है। यानी कि आप लोग समझ पा रहे हैं मनी वाला टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आसान टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंस रखने वाला टॉपिक है। तो क्या बोला गया कि 4 ऐसे मेन फीचर बताइए, फंक्शन बताइए किसके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, राइट, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रोथ में, किसकी, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ के अंदर, जिनका बहुत बड़ा योगदान है या फिर बहुत बड़ा योगदान उनके द्वारा प्ले किया जाता है। तो क्या कहता है, बहुत सारे फंक्शन है, राइट, उनमें से 4 फंक्शन ये है। कहता है सबसे पहले बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, भारतीय सरकार का जो बैंक है वो कौन है बेटा, वो आरबीआई है। जैसे कि हम बात करें कमर्शियल बैंक जनरली सर्विसेज देता है, किसको सर्विसेज देता, लोगों को, आम लोगों को सर्विसेज दी जाती है कमर्शियल बैंक्स के द्वारा। सेम सेंस पर जो हमारा सेंट्रल बैंक है जिसे कि आरबीआई बोला जाता है, वो आरबीआई बेसिकली गवर्नमेंट का क्या है, बैंक है। द आरबीआई एक्ट एज द बैंकर टू द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का कहने का मतलब यहां पर सेंटर प्लस स्टेट दोनों की बात हो रही है। ये क्या करता है, मैनेज करता है उनके अकाउंट को, प्रोवाइड करता है बैंकिंग सर्विसेज को, फैसिलिटेट करता है issuance and redemptions of the government securities by efficiently managing government finances and public debt. The RBI help maintain fiscal discipline and ensure that government can meet its expenditure requirement without causing excessive inflation or crowding out private investment. तो आरबीआई बेसिकली फिस्कल डिसिप्लिन को बनाने की कोशिश जो है वो करता है, राइट। और आपको पता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार के द्वारा भी फिस्कल पॉलिसीज जो है वो जनरली लेकर आई जाती हैं, जिसके अंदर जनरली हम बात करते हैं बजट की, भारत सरकार के बजट की बात उसके अंदर की जाती है। अगली बात अगर की जाए तो उसके अंदर बात क्या है, इशूअर एंड मैनेजर ऑफ द करेंसी, राइट। ये एक इशूअर और मैनेजर ऑफ द करेंसी है, यानी कि इट इज द सोल प्रोप्राइटर या फिर इसके पास मोनोपोली है क्या करने की, करेंसीज को इशू करने की। यह भी इसका क्या एक फीचर है, एक विशेषता है। द आरबीआई हैज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इन इंडिया। इट मैनेज द सप्लाई ऑफ द करेंसी टू मीट द ट्रांजैक्शनल नीड ऑफ द इकोनॉमी एंड इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ जेन्युइन एंड सिक्योर करेंसी।
An adequate supply of genuine currency facilitates smooth transactions and promote trust in the monetary system. यानी कि चेक एंड बैलेंस करने का काम करेगा आरबीआई कि सर जो लोग यानी कि जो लोग गलत करेंसीज को रेगुलेट करने की कोशिश करें तो उनके ऊपर भी सिगंजा कसने का काम जो है वो आरबीआई के द्वारा किया जाएगा। बैंकर्स बैंक है और लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिसोर्ट है। अगर कभी बैंक जो है समस्या में पड़ जाते हैं, राइट, या फिर उनके पास रिजर्व नहीं है जो उनको रखना पड़ेगा आरबीआई के पास उसके लिए, तो वो क्या करते हैं, पैसा ले सकते हैं आरबीआई से। इट प्रोवाइड वेरियस बैंकिंग सर्विसेज टू देम एंड एक्ट एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस। आरबीआई हेल्प मेंटेन स्टेबिलिटी इन द फाइनेंशियल सिस्टम एंड इंश्योर दैट बैंक कैन मीट देयर ऑब्लिगेशन एंड कंटिन्यू टू प्रोवाइड क्रेडिट टू बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स, राइट। और अगली बात अगर की जाए तो अगली बात कहता है सर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की बात करता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी मैनेज करने का काम आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इट इंटरवीन्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू स्टेबलाइज द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपीज अगेंस्ट अदर मेजर करेंसीज। A stable exchange rate also help in controlling inflation by keeping import cost in check, right? इसके ऊपर क्या करता है, चेक एंड बैलेंस करने का काम किया जाता है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यूटिलाइजिंग द प्रोवाइडेड डाटा कंप्यूट रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, राइट। डेफिसिट की बात हुई यानी कि ये क्वेश्चन बैलेंस ऑफ पेमेंट से है और बैलेंस ऑफ पेमेंट से आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80,350 करोड़ के हैं, आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर 92,000 करोड़ रुपए के हैं, इंटरेस्ट पेमेंट 18,000 करोड़ रुपए की है, रेवेन्यू रिसीट 63,875 करोड़ रुपए की है, बोरोइंग्स 59,640 करोड़ की है, कैपिटल रिसीट 74,000 करोड़ की है, राइट। Outline a hypothetical scenario where a government is considering implementing a new tax policy. In this scenario, explain how the introduction of a progressive tax would affect individual with low, middle and high income. तो एक ऐसा सिनेरियो मानो जहां पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक नई टैक्स पॉलिसी लेकर आने की कोशिश कर रही है, जो एक्सप्लेन करो इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोग्रेसिव टैक्स किस तरह से इंपैक्ट करने वाला है मिडल और हाई इनकम के लोगों को। जनरली आप लोगों को पता है डायरेक्ट टैक्स एक प्रोग्रेसिव टैक्स है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आप लोग को ज्यादा टैक्स जो है वो सरकार को पे करना पड़ता है। तो जैसे जैसे मिडिल और लोअर फैमिली को क्या फायदा होगा, कम पैसा कमाएंगे तो कम पैसा सरकार को देना पड़ेगा, तो उसकी वजह से उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ जाएगी बेटा, और डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो वो ज्यादा अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे बेहतर तरीके से। ये बात इसके अंदर बोली गई, राइट। ये और मैं फिर इसके आगे ये दो क्वेश्चन है, राइट। ये आपका क्वेश्चन अभी करवाता हूं। उससे पहले कहता है एक्सप्लेन द गवर्नमेंट बजट एंड इट्स वेरियस सोर्स ऑफ रेवेन्यू, प्रेजेंट 3 एक्चुअल इंस्टेंसेस ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू अर्निंग दैट ए गवर्नमेंट कुड एक्यूमुलेट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। पूछा गया गवर्नमेंट बजट के बारे में बताओ और अलग अलग सोर्सेज बताओ रेवेन्यू के, कि बजट के अंदर रेवेन्यू कहां से आ सकती है। तो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू तो टैक्सेस ही है, डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस हो। स्टेट इनकम भी एक गवर्नमेंट के लिए क्या है बेटा, इनकम है, राइट। और इसके इंस्टेंसेस क्या होंगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू अर्निंग के गवर्नमेंट के ऊपर, राइट, वो एक्यूमुलेट होती है फाइनेंशियल फिस्कल ईयर के अंदर, उसके ऊपर। अगला प्रश्न, हाईलाइट करिए 3 मेन ऑब्जेक्टिव जो गाइड करते हैं गवर्नमेंट को कि वो फ्रेम करे अपने पॉलिसीज को और डिसीजंस को। एक्सप्लेन द 3 ऑब्जेक्टिव प्रोवाइडिंग एग्जांपल्स, राइट। इसको एग्जांपल के साथ बताइए। अब पहली बात अगर मैं बात करता हूं, पहले क्वेश्चन में पूछा गया रेवेन्यू डेफिसिट, पहले प्रश्न के अंदर क्या पूछा गया था बेटा, रेवेन्यू डेफिसिट। और आपको पता है रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकलेगा बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके पास दे रखा है वहां पर कितना बेटा, 80,350 करोड़ का, और आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने का बेटा, 63,875 करोड़ का। तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना है बेटा, 16,475 करोड़ का। कितना है, 16,475 करोड़ का। और फिस्कल डेफिसिट की बात की जाए तो फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर होगा बेटा, आपकी बोरोइंग के बराबर होगा, जो कि 59,640 करोड़ रुपए रहेगा।
प्राइमरी डेफिसिट अगर मुझे निकालना है तो प्राइमरी डेफिसिट मेरा निकलेगा बेटा, अगर मैं फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट की पेमेंट को क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं, इसका मतलब कि 59,640 करोड़ में से अगर मैं इंटरेस्ट की पेमेंट कितनी है बेटा मेरी 18,000 करोड़ रुपए की, उसको माइनस कर दूंगा तो 41,640 करोड़ रुपए जो है वो मेरा प्राइमरी डिफिसिट जो है वो निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा बेटा, 41,640 करोड़ निकल कर आ जाएगा यहां पर। प्रोग्रेसिव इनकम, प्रोग्रेसिव टैक्स के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं, वो यहां पर बताए गए हैं, वो यहां पर दर्शाए गए हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या कहता है बेटा, ध्यान से समझिएगा। अंडर द प्रपोज्ड प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, इंडिविजुअल विद द हायर इनकम वुड पे हायर या लार्जर परसेंटेज ऑफ देयर इनकम एज टैक्स. The tax rate would increase as income level rises. Low income individual, low income earners such as entry level workers and those with the minimum wage job would experience relief. The progressive tax would impose lower tax rate on their individual, allowing them to retain a large portion of their saving. This approach would help elevate the financial hardship or burden to improve the disposable income. इसकी वजह से उनकी जो disposable income है उससे disposable income के अंदर राइज होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। अगली बात की जाए मिडिल इनकम इंडिविजुअल्स की अगर बात की जाए तो मिडिल क्लास कंप्राइजिंग प्रोफेशनल्स, मैनेजर्स एंड स्मॉल बिजनेस ओनर्स वुड लाइकली एक्सपीरियंस अ मॉडरेट इंक्रीज इन देयर टैक्स लायबिलिटी एज देयर इनकम फॉल्स विद द मिड रेंज दे वुड फेस अ स्लाइटली हायर टैक्स रेट कंपेयर टू द लो इनकम ग्रुप. हाउएवर द गवर्नमेंट कुड इंप्लीमेंट टैक्स ब्रैकेट दैट मिटिगेट एक्सेसिव बर्डन ऑन द सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन. हाई इनकम इंडिविजुअल्स के ऊपर जो कि ग्लट है, जिनके पास एफुलेंट है यानी कि बहुत सारा पैसा जिनके पास है, उनके ऊपर तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसका पड़ने वाला है. कैसे? इसके ऊपर इनको ज्यादा टैक्स जो है देना पड़ेगा तो इनकी टैक्स ऑब्लिगेशन जो बढ़ जाएगी. द प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम वुड सब्जेक्ट their higher income to progressively higher tax rate. While this approach aimed to redistribute wealth and fund social program, it might lead to debate regarding tax fairness and potential incentive for tax evasions or avoidance. तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे. ज्यादा से ज्यादा टैक्स को यहाँ पर उनके द्वारा अवॉइड किया जाएगा क्योंकि सर जब वो ज्यादा इनकम कमा रहे हैं तो उनके द्वारा ज्यादा टैक्स बेसिकली गवर्नमेंट को पे किया जाएगा और ज्यादा टैक्स पे करने का मतलब है ज्यादा इवेजन करना टैक्स की, ऐसे तरीके ढूंढना जिसके थ्रू टैक्स को इवेड किया जा सके यानी कि टैक्स से बचा जा सके. अगला क्वेश्चन, द सिटीजन शुड नो द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द गवर्नमेंट बजट. गवर्नमेंट बजट के बारे में क्वेश्चन था तो क्या कहता है, द सिटीजन शुड नो द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द गवर्नमेंट बजट एंड द सोर्स ऑफ द रेवेन्यू इट रिलाइज ऑन. One important component of the government revenue is non-tax revenue receipt. Non-tax revenue receipt basically refers to the income that government generate from other sources than tax. Tax के अलावा जो बाकी sources हैं वो सारे के सारे नॉन टैक्स रिसीट है. कैसे है? नॉन टैक्स रिसीट है. एग्जाम्पल क्या है? इनकम फ्रॉम द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस. स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का मतलब क्या है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. इनसे इनकम आती है जैसे कि प्रॉफिट आता है, इनसे डिविडेंड आता है, राइट. दूसरा फीस एंड चार्जेस फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विसेज. फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज गवर्नमेंट अलग अलग प्रकार की सर्विसेज सेवाएं देती है लोगों को, राइट. जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की सेवाएं, सरकारी लॉयर की सेवाएं, इसी तरह से बहुत सारी सेवाएं जो है लोगों को दी जाती है सरकार के द्वारा. और जब सरकार के द्वारा सेवाएं लोगों को दी जाएगी तो लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं? लोग बेसिकली उनको पेमेंट करने वाले हैं. तो वो भी गवर्नमेंट के लिए क्या है? एक रेवेन्यू है. गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज टू द सिटीजंस बिजनेस सच एज इशूइंग लाइसेंस, परमिट एंड सर्टिफिकेट्स. दे में ऑल्सो चार्ज fees for services like passport insurance and vehicle registration. These fees can be charges represent non-tax revenue for the government. आगे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड. भारतीय सरकार को इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम भी मिल सकती है. कैसे? गवर्नमेंट जो है अलग अलग सेक्टर्स के अंदर जो है वो पैसे को इन्वेस्ट करती है, चाहे वो बॉन्ड्स के अंदर करे, चाहे वो स्टॉक के अंदर करे, चाहे वो डिपॉजिट के अंदर करे, ताकि वो ज्यादा डिविडेंड जो है वो कमा सके. और ये सारा कहां आता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट के अंदर आता है. किस कैटेगरी में आएगा? नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट के अंदर आएगा.
आगे, द मेन ऑब्जेक्टिव दैट गाइड द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड डिसीजंस आर एज फॉलो। फोर्थ पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन, और क्या कहता है, क्या क्या चीजें हैं जो भारतीय सरकार की आप लोगों को देखने को मिलती है, जो बेसिकली क्या क्या डिसीजंस उनके द्वारा लिए जाए, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि गाइड किया जा सके गवर्नमेंट पॉलिसीज को डिसीजन मेकिंग के लिए। सबसे पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन। सबसे पहला काम क्या है, क्यों किया जाता है, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आई जा सके, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज इकोनॉमी के अंदर प्रोवाइड किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा जॉब्स जो है वो क्रिएट किया जा सके। ये सबसे ज्यादा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है किसी भी सरकार का, कि सर वो ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आए और जॉब क्रिएट करे। और इस ऑब्जेक्टिव के इंप्लीमेंटेशन की वजह से इंकरेज होगा इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन, राइट। डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, टैक्स इंसेंटिव देगी बिजनेस को कि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। सोशल वेलफेयर और पॉवर्टी एलिवेशन, राइट। सोशल वेलफेयर होगा और पॉवर्टी को एलिवेट करने की कोशिश की जाएगी, पॉवर्टी को हटाने का प्रयास किया जाएगा। बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ जो है, एरिया वाइज ग्रोथ जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है इसके अंदर। इसका मतलब है गवर्नमेंट एक वाइटल रोल प्ले करेगा इनहेंस करने में कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को, और प्लान करेगा अर्बन एरियाज को एफिशिएंटली, ताकि सस्टेनेबल ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है और सस्टेनेबल ग्रोथ का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जा सके। गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन के अंदर पैसा खर्च करेगी, गवर्नमेंट एनर्जी सेक्टर के अंदर करेगी, गवर्नमेंट कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेगी, ताकि बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो लोगों को दी जा सके, ताकि ज्यादा बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है लोगों को प्रोवाइड की जा सके। और ये आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स का अंतिम प्रश्न, और अंतिम प्रश्न क्या कहता है आप लोगों से, इन द एस्टिमेशन ऑफ अ कंट्रीज नेशनल इनकम आर द फॉलोइंग आइटम्स इंक्लूडेड, प्रोवाइड रीजंस फॉर ईच, राइट। अगर मैं बात करता हूं, जब मैं नेशनल इनकम की बात करूं तो ये सारी आइटम्स उसके अंदर इंक्लूड होगी क्या, रेंट फ्री हाउस टू एन एम्प्लॉय बाय एन एम्प्लॉयर, purchases by the foreign tourist, purchase by a truck to carry goods by a production unit, elaborate on the concept of national product, nominal gross नेशनल प्रोडक्ट के ऊपर बताओ, रियल ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में बताओ, नॉमिनल, अगर मैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की बात करता हूं तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट नॉमिनल को क्या बोला जाता है वो भी समझेंगे, और रियल ग्रोस नॉमिनल प्रोडक्ट के बारे में भी समझेंगे, और इलस्ट्रेट करिए इसको उदाहरण के साथ, राइट। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। रेंट फ्री एकोमोडेशन की अगर बात की जाए, या फिर रेंट फ्री हाउस की बात की जाए जो एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जा रहा है, तो वो इंक्लूड नहीं किया जाता है कंट्री की नेशनल इनकम जानते टाइम पर, पढ़ते टाइम पर इसको कंसिडर नहीं किया जाता है। इसको कंसिडर किया जाता है नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, राइट, एंड इट इज नॉट कंट्रीब्यूटेड और एडेड इन द नेशनल इनकम। परचेज बाय फॉरेन टूरिस्ट, इसको इंक्लूड किया जाएगा, राइट। क्यों, क्योंकि सर इस जनरेट की वजह से रेवेन्यू जनरेट हुआ किसको, लोकल बिजनेस को, और जब लोकल बिजनेस को रेवेन्यू जनरेट होगा तो वो उसका पार्ट बनेगा, इसलिए इसको जोड़ा जाएगा नेशनल इनकम के अंदर। ट्रक को परचेज किया गया गुड्स को परचेज करने के लिए, तो ये भी इंक्लूड होगा एस्टिमेशन में, बिकॉज इसकी वजह से रिप्रेजेंट करता है किसको, कैपिटल गुड्स को, जो कि वैल्यू एड में मदद करने वाला है, राइट, इकोनॉमी के आउटपुट को बढ़ाने के लिए, राइट। Now, the next concept is nominal GDP और nominal GNP, और बात करते हैं रियल जीएनपी के बारे में। इट इज द टोटल, नॉमिनल की अगर बात की जाए तो इसका मतलब क्या है बेटा, टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री within a specific time period, usually a year, without adjusting for inflation. Real life example, in a particular year its nominal GNP is calculated to be 500 crore. However, during the same year the prices of the goods and services across the country increased due to inflation by 5%. This means the nominal GNP includes the effect of the higher prices, which can distort the true picture of the economic growth. तो nominal जीएनपी का मतलब क्या है, जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाए रेजिडेंट के द्वारा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, एक कंट्री के अंदर, एक समय के अंदर, राइट, और उसके बाद अगर इन्फ्लेशन आ जाए
तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। रियल जीएनपी की अगर बात की जाए तो ये सारे के सारे मॉनेटरी वैल्यूज है फाइनल गुड्स की जो कि प्रोड्यूस की जाती है एक स्पेसिफिक कंट्री के द्वारा स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, और उसको एडजस्ट किया जाता है इन्फ्लेशन के लिए। रियल टाइम एग्जांपल के लिए एडजस्टेड रियल जीएनपी इज 475 करोड़ ऊपर वाले केस के अंदर, क्योंकि इन्फ्लेशन 5% का है, इसकी वजह से यानी कि 25% हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो रियल जीएनपी कितनी थी बेटा, 475 की थी। दिस फिगर अकाउंट फॉर inflation effect and provide a more accurate representation of the country's economic growth, helping economists and policy maker assess true changes in the economic output। इसकी वजह से जो सही चेंजेस हैं उनके बारे में पता लग पाएगा। और इसी के साथ आप लोगों का जो पहला अध्याय है, पहला पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो समाप्त होता है। और अब आइए शुरू करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, द ओवर रीचिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन गोल इन प्लानिंग इज टू, कहता है जो मेन ऑब्जेक्टिव था किसका, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का, गोल का, प्लानिंग के अंदर वो क्या था, कहता है सर इंश्योर करना कि एक फेयर और एक जस्ट सोसाइटी बनाई जा सके सिटीजन्स के लिए। दूसरा था फोस्टर करना कंपटीशन को ताकि रिड्यूस किया जा सके गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को। तीसरा था फोकस करना किसके ऊपर, शॉर्ट टर्म गेन्स के ऊपर रादर देन लॉन्ग टर्म सोसाइटल बेनिफिट। शॉर्ट टर्म गेन्स के ऊपर ज्यादा फोकस देना चाहिए था, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना था। क्या ये मेन एम था? और उसके बाद बात की गई क्या मेन एम था, इनहेंस करना इकोनॉमिक ग्रोथ को ताकि टारगेटेड इन्वेस्टमेंट जो है स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर वो अचीव करवाई जा सके। तो क्या इनमें से मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो अगर बात की जाए मेन ऑब्जेक्टिव्स की, राइट, प्लानिंग का, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था बेटा, ये सुनिश्चित करना कि इंश्योर किया जा सके क्या, एक फेयर और एक जस्ट सोसाइटी सिटीजन्स के लिए, यानी कि लोगों के लिए एक सही प्लेस, एक सही समाज जो है वो बनाया जा सके। इस ऑब्जेक्टिव के साथ प्लानिंग की जाती थी, राइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइनास वन चाइल्ड पॉलिसी विच वॉज इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 1979 टू 2016 वॉज। आप लोगों को पता है कि अगर मैं चाइना की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बेटा, चाइना की बात करता हूं, तो चाइना के अंदर वन चाइल्ड पॉलिसी का कॉन्सेप्ट 1979 के अंदर से लेकर 2016 तक चला था, 79 तक चला था, राइट। और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या मेन कारण था इसका, प्रोवाइड करना फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर फैमिलीज विद मल्टीपल चिल्ड्रन, ताकि प्रोवाइड किया जा सके इंसेंटिव मल्टीपल चिल्ड्रन वालों को, प्रमोट किया जा सके जेंडर इक्वलिटी को बाय लिमिटिंग द नंबर ऑफ मेल चिल्ड्रन, राइट, इक्वलिटी यानी कि इक्वलिटी को प्रमोट करने की बात की गई, कंट्रोल किया जा सके पॉपुलेशन ग्रोथ को और एड्रेस किया जा सके ओवर पॉपुलेशन कंसर्न्स को, और चौथा है इंकरेज किया जा सके फैमिलीज को ताकि टू हैव मोर चिल्ड्रन एंड इंक्रीज द पॉपुलेशन, राइट। तो अगर आप लोग यहां पर समझ पा रहे होंगे तो यहां से एक चीज समझ में आती है कि जो वन चाइल्ड पॉलिसी आई उसका मेन ऑब्जेक्टिव था पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना, और ये जो ओवर पॉपुलेशन के कंसर्न है इन कंसर्न को खत्म करना। इसलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। 20th क्वेश्चन ये रहा। और 20th क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ड्यू टू increasing expenses related to energy and ecological consideration, a country choose to make significant investment in domestic renewable energy technologies instead of bringing in traditional energy source from abroad. What favorable outcome can be anticipated from this strategy of substituting import? क्या बोला गया, इंक्रीज किए गए एक्सपेंसेस किससे रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड एक्सपेंसेस के ऊपर इंक्रीमेंट किया गया और इकोलॉजिकल कंसिडरेशंस के ऊपर एक कंट्री को चूज करना पड़ा सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट को डोमेस्टिक रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी के ऊपर, ताकि ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स को, राइट, अब्रोड से, राइट, क्या फेवरेबल आउटकम देखे गए इसके, राइट। तो सबसे पहला क्या कहता है, लोअर एनर्जी कॉस्ट फॉर कंज्यूमर्स ड्यू टू सब्सिडाइज इंपोर्ट, promotion of the domestic green energy sector through targeted investment. Third, enhanced self-sufficiency in energy production and greater sustainability. और fourth, increased dependence on the foreign technology for renewable energy implementation. तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आप लोग यहां से समझ पा रहे होंगे सबसे पहली बात इसके अंदर क्या है कि हमारे डोमेस्टिक ग्रीन
एनर्जी सेक्टर को प्रमोट करने की कोशिश की गई। तीसरा यहां पर फोकस किया गया कि सेल्फ सफिशिएंसी एनर्जी सेक्टर के अंदर या फिर एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर आ सके ताकि ज्यादा सस्टेनेबिलिटी को अचीव किया जा सके। इसीलिए तो बेटा दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या है बेटा, सही ऑप्शन है। और दूसरे और तीसरे को अगर मैं अल्टरनेटिव्स में देखता हूं तो वो क्या पता चलता है कि दूसरा और तीसरा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बढ़िया तरीके से डिफाइन कर रहे हैं या फिर बता रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहता है, अ फार्मर चंदू प्रैक्टिसेस organic farming and uses crop rotation and natural predators to control pest. Is there any advantage of this approach provided as compared to conventional pesticide यूज? यानी कि अब जो चंदू जो है वो क्या कर रहे हैं, अपने खेतों के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज कर रहे हैं, पुराने तरीकों का यूज कर रहे हैं, और जो क्रॉप रोटेशन तरीके का यूज किया जा रहा है उनके द्वारा, ताकि वो अपने क्रॉप्स को बचा सके किससे, पेस्ट से। और साथ ही साथ में वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, पूछा जा रहा है कि ये जो तरीका है उनके द्वारा अडॉप्ट किया गया, ये कन्वेंशनल जो पेस्टिसाइड को यूज करने का जो तरीका था या फिर पेस्टिसाइड्स को फसलों के अंदर डालने का जो तरीका था उससे बेहतर है या नहीं है। तो क्या बोला गया, इट विल फास्टर एंड प्रेडिक्टेबल पेस्ट इरेडिकेशन। आगे क्या था, लोअर लेबर कॉस्ट फॉर पेस्ट मैनेजमेंट, राइट। नेक्स्ट क्या कहता है, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर एंड रिड्यूस यील्ड। आगे क्या है, रिड्यूस्ड हार्म टू द बेनिफिशियल इंसेक्ट्स एंड पॉलिनेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर है डी, यानी कि इसकी वजह से फायदे क्या होंगे, हार्म जो है वो कम हो जाएगा बेटा, और जो हमारे बेनिफिशियल, ये किसके लिए बेनिफिशियल रहेगा, हमारे इंसेक्ट्स के लिए अच्छा रहेगा, और पॉलिनेशंस यानी कि फूल पौधों के लिए भी आसानी रहेगी पॉलिनेट करने के लिए, इसीलिए ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है। अगला प्रश्न क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, assertions and reason, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स गिवन ब्रो। नीचे assertions है और reason है, आप लोगों को क्या करना है, इनको चूज करना है। assertion क्या कहती है, द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स implemented under liberalization policies in a country lead to an increase in the foreign direct investment in the manufacturing sector। तो क्या बोला गया, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म आए, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स की इंप्लीमेंटेशन की गई लिबरलाइजेशन के अंदर, आपको पता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिफॉर्म्स देखे गए जिसके थ्रू ट्रेड्स को लिबरलाइज करने की बात की गई एक कंट्री के अंदर। इसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ा, राइट। या फिर बोला जा सकता है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स आए किसके अंदर, लिबरलाइजेशन पॉलिसी के अंदर, इसकी वजह से देखा गया एफडीआई का इंक्रीमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। दूसरा रीजन बोला गया कि लिबरलाइजेशन पॉलिसी जो है वो एम्ड है, is aim was to toughen trade barriers, regulate industries and provide a conducive environment for indigenous investors, making the manufacturing sector more attractive for FDI। so liberalization का मतलब था ट्रेड को फ्री कर देना, राइट। लिबरल का मतलब होता है फ्रीडम देना, लेकिन ये फ्रीडम की बात नहीं कर रहा है, ये रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहा है। इसलिए ये स्टेटमेंट पूर्णतः गलत है, लेकिन पहली वाली स्टेटमेंट असर्शन जो है वो बेहतर तरीके से दिए गए क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए ए इज द राइट आंसर वेयर एस रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ए इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। तो इसका मतलब कि द असर्शन ए इज ट्रू बट द रीजन आर इज फॉल्स, और ये कहां पर देखा जा रहा है, पहले वाले ऑप्शन के अंदर। इसीलिए इसका जो सही उत्तर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कहता है सर, क्या द मल्टीफेसेटेड प्रोसेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया pertains टू, राइट। जो मल्टीफेसेटेड यानी कि मल्टी साइडेड प्रोसेस जो देखी गई, डेमोग्राफिक बेसिकली बताता है एरिया बेस्ड ट्रांजिशंस जो आया, राइट, इंडिया के संदर्भ में। इसकी वजह से क्या हुआ, एक सडन डिक्लाइन देखा गया पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के अंदर ड्यू टू माइग्रेशन। दूसरा कहता है चेंज देखा गया पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। तीसरा बोला गया सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया बर्थ रेट के अंदर और डेथ रेट के अंदर। और चौथा बोला गया शिफ्ट फ्रॉम हाई बर्थ एंड डेथ रेट टू लो बर्थ एंड डेथ रेट ओवर टाइम, राइट। तो यहां पर क्या बोला गया, ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आया,
राइट इंडिया के संदर्भ में इसकी वजह से क्या हुआ, शिफ्ट फ्रॉम द हाई बर्थ एंड डेथ रेट टू द लो बर्थ एंड डेथ रेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये देखा गया। इसीलिए जो इसका जो सही उत्तर है वो क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। सो डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या आंसर होगा इसका सही, डी होगा। 24th क्वेश्चन क्या कहता है, सिलेक्ट द ऑप्शन that present a common challenge associated with sustainable aquaculture practices, right? तो क्या बोला गया, सही ऑप्शन बताइए जो कि बताया जाता है कि क्या कॉमन चैलेंजेस है जो बेसिकली एसोसिएट करते हैं, जुड़े हुए हैं सस्टेनेबल एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर इज बेसिकली, एक्वा मींस वाटर, वाटर से रिलेटेड, गारंटेड फाइनेंशियल गेन्स, न्यूट्रल इंपैक्ट ऑन इकोसिस्टम, स्ट्रगल टू मेंटेन इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में स्ट्रगल होती है या फिर स्ट्रगल की जाती है। और चौथा, इंडिपेंडेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो सी ऑप्शन जो है, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है, इक्विलिब्रियम इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम बनाने में समस्या आती है इसके अंदर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in urban areas with high population density, the challenge which is often associated with housing and living condition, कहता है अर्बन एरियाज के अंदर, यानी कि शहरों के अंदर बेसिकली क्या है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर जो लोग रह रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, तो वो बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से समस्या देखी गई हाउसिंग की और लिविंग कंडीशंस की। तो इसका मतलब क्या, हाई होम ओनरशिप रेट्स leading to limited rental options, difficulty in accessing essential services due to congested living, limited open spaces and recreational areas affecting quality of lives, और चौथा, inadequate housing and overcrowding leading to slum settlement। तो आपको पता है इसकी वजह से slum settlement का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज्यादा देखा जाने लगा, लोग जो है वो स्लम्स के अंदर रहने लगे, झुग्गी झोपड़ियों में रहने लगे बेसिकली, राइट झोपड़ियों में रहने लगे, राइट। सो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या है इसका सही है। अगला प्रश्न कहता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, दिए गए ऑप्शंस को बिल्कुल ध्यान से समझिए और उत्तर करिए। कहता है स्टेटमेंट 1, जॉबलेस ग्रोथ हैज बीन ए सिग्निफिकेंट चैलेंज इन इंडियन इकोनॉमी इन रिसेंट ईयर्स। जो जॉबलेस ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा एक सिग्निफिकेंट चैलेंज रहा भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर। डिस्पाइट विटनेसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक ग्रोथ देखने के बावजूद जो भारत की इकोनॉमी है वो स्ट्रगल कर रही है क्रिएट करने के लिए सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ताकि जो ग्रोइंग वर्क फोर्स है या फिर वर्क फोर्स है उसको ऑब्जर्व किया जा सके। तो इसके संदर्भ में इसको आंसर करिए। कहता है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो दोनों ही स्टेटमेंट सकारात्मक तौर पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है वो रहने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए ऑप्शन में से आपको मैच द फॉलोइंग करना है। सबसे पहले मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान जो है वो कब आए, नीति आयोग का कॉन्सेप्ट, कमांड इकोनॉमी की अगर बात की जाए, इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 की बात की जाए और वहां पर बताया गया है जैसे कि चाइना मॉडल ऑफ ग्रोथ, रिफॉर्म्स इन इंडिया, पाकिस्तान 5 ईयर प्लान और प्लानिंग कमीशन इज रिप्लेस्ड। मीडियम टर्म प्लान की अगर मैं बात करता हूं, मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान की अगर मैं बात करता हूं तो मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान का कॉन्सेप्ट आया पाकिस्तान के 5 ईयर प्लान्स के अंदर। सो ए का ऑप्शन तो 3 होना चाहिए। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को क्या कर देगा, अपना रिप्लेस कर देगा नीति आयोग, यानी कि बी का होना चाहिए 4th। कमांड इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो कमांड इकोनॉमी देखी जाती है चाइना के अंदर, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है 1991 के अंदर किस लिए आए, ताकि इंडिया को किया जा सके रिफॉर्म। तो मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान आए पाकिस्तान से रिलेटेड, यानी कि पहले का तीसरा ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, बी जो है वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर जो है, राइट उत्तर जो है वो रहना चाहिए और है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन 3 key features of the Indian economy on the eve of independence that contributed to its
प्रीडोमिनेंटली स्टैग्नेंट स्ट्रक्चर। क्या कारण रहे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, जिस दिन भारत आजाद होता है उस दिन क्या थी, स्टैग्नेंट स्ट्रक्चर था, रुकी हुई अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था के अंदर ज्यादा ग्रोथ नहीं देखी गई। और दूसरा पूछता है डिस्क्राइब 3 की फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि 3 विशेषता बताइए भारत के फॉरेन ट्रेड के बारे में। आपको पता है कि भारत का फॉरेन ट्रेड इतना भी नहीं था कि वो फोर्टनाइट ट्रेड को भी अफोर्ड कर सके। तो इसको इलिस्ट्रेट करिए एग्जांपल के साथ। राइट, द कंट्रीज ट्रेडिंग पैटर्न विद द अदर नेशन। तो क्या कहता है, सबसे पहली बात जो 3 की फीचर्स थे इंडियन इकोनॉमी के ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज एग्रीकल्चर डोमिनेंस और लो प्रोडक्टिविटी थी। हमारी जो डिपेंडेंस थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ज्यादा थी, प्रोडक्शन सेक्टर के ऊपर कम थी, और सर्विस सेक्टर के ऊपर भी बहुत ज्यादा कम थी। ज्यादा निर्भरता जो हमारी थी वो किसके ऊपर थी, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर थी। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंस होने के बावजूद भी हमारी जो प्रोडक्टिविटी देखी गई, क्या देखी गई, हमारी जो प्रोडक्टिविटी देखी गई वो प्रोडक्टिविटी कैसी थी बेटा, बहुत ज्यादा कम थी। इंडियन इकोनॉमी वाज प्राइमरली एग्रेरियन विद एग्रीकल्चर बीइंग द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। हाउएवर एग्रीकल्चर सफर्ड फ्रॉम द लो प्रोडक्टिविटी ड्यू टू ट्रेडिशनल एंड आउटडेटेड फार्मिंग मेथड, लैक ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, लिमिटेड इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स रिजल्टिंग इन stagnant agriculture output and perpetuating rural poverty। इसकी वजह से गरीबी जो है वो देखी गई, गरीबी का आलम जो है वो बेसिकली देखा गया। नेक्स्ट क्या कहता है, कॉलोनियल इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी उन्होंने क्या करा, हमें बेसिकली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी, हमारा फायदा उठाने की यहां पर कोशिश, प्रयास उनके द्वारा किया गया। तो द ब्रिटिश कॉलोनी रूल परस्यूड इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट वर डिजाइन्ड टू सर्व ब्रिटेन्स इंटरेस्ट एट द एक्सपेंस ऑफ द इंडियन डेवलपमेंट। इंडिया वाज प्राइमरली ट्रीटेड एज ए सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज while finished goods were imported, leading to de-industrialization. The drain of the wealth from India through heavy taxation and unequal trade policies hindered the growth of the domestic industries and stifled economic process। इसकी वजह से पूरी की पूरी जो हमारी इकोनॉमिक प्रोसेस है उसके ऊपर इंपैक्ट देखने को मिला। लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री जो थी वो बहुत ज्यादा लिमिटेड थी, सीमित थी, और सीमित होने के साथ साथ जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी बहुत ज्यादा सीमित था। उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा क्या देखी गई, सीमितनेस देखी गई, सीमितता देखी गई। अगर बात की जाए ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947, इंडियन फॉरेन ट्रेड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय 7 की फीचर। जिस दिन भारत आजाद होता है, भारत का जो ट्रेड है, व्यवसाय है, उसकी 7 विशेषताएं देखी जा सकती हैं। सबसे पहले ब्रिटिश ट्रेड रिलेशंस का ज्यादा डोमिनेंस था, लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन था ट्रेडिंग पैटर्न के ऊपर, यानी कि किस तरह से ट्रेड करना है वो ज्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं था, सीमित था। लो शेयर ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट, इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट का जो शेयर था वो बहुत कम था। राइट, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आउटलाइन 3 सोर्सेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन कैपिटल एंड प्रोवाइड इंस्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल दैट कैन कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू नेशंस इकोनॉमिक एक्सपेंशन एंड ओवरऑल वेलबींग। ह्यूमन एजुकेशन, बेसिकली ह्यूमन कैपिटल की अगर बात की जाए तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब है नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटी दैट आर बेसिकली प्रोसेस्ड बाय द इंडिविजुअल्स, basically help in the growth and the propensity and prosperity of the country। growth और prosperity में बहुत ज्यादा मदद ये करती है। अगर मैं बात करूं, अगर इसकी इंप्रूव की बात की जाए तो क्या कहता है, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इंस्टेंसेस जो पॉजिटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास एजुकेशन सिस्टम है, दूसरा हमारे पास वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट है, और तीसरा हमारे पास हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन है। यानी कि अगर एजुकेशन सिस्टम बेहतर कर दिया जाए, वोकेशनल स्किल बेस्ड ट्रेनिंग लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाए, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर प्रमोशन देख लिया जाए और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतरी यहां पर देखी जा सकती है। अगला क्वेश्चन कहता है, इन्यूमरेट 4 प्रिंसिपल पॉलिसीज endeavored undertaken by the Chinese government subsequent to attaining independence
एम्ड एट अटेनिंग इकोनॉमिक एडवांसमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि इकोनॉमिक एडवांसमेंट करने के लिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए क्या पॉलिसियां, क्या अप्रोच चाइना की सरकार के द्वारा ली गई, उसके बारे में बताइए। तो 4 प्राइमरी पॉलिसी जो ली गई चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा ताकि इकोनॉमिक एडवांसमेंट देखी जा सके इंडस्ट्रियलाइज सेक्टर के अंदर या फिर इंडस्ट्रीज के अंदर, तो वो क्या थी। सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए गए और ओपन अप पॉलिसीज का उद्घाटन किया गया, यानी कि 1978 के अंदर चाइना पहले से ही समझ चुका था कि अगर मुझे ग्रो करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमीज को इंटीग्रेट करना पड़ेगा वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ, जो चीजें भारत को थोड़े से समय के बाद समझ में आती है, यानी कि 1991 के बाद। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, एक्सपोर्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया कि किस तरह से एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया। ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट और एजुकेशन के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गिव अ थोरो एनालिसिस ऑफ 4 प्रिंसिपल ऑब्स्टेकल इनकाउंटर्ड बाय रूरल बैंकिंग एस्टेब्लिशमेंट व्हेन फोस्टरिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद इन अ डेवलपिंग नेशन। सो क्या कहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है रूरल एरियाज के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की है। दूसरा क्या है, लोअर फाइनेंशियल लिटरेसी है, लोग जो है इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो उनके बीच में लोअर फाइनेंशियल लिटरेसी है। तीसरा क्या है, इनएडुकेट बैंकिंग प्रोडक्ट है। उसके बाद लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट, लोगों के पास क्रेडिट जो है वो लिमिटेड मात्रा में एक्सेसिबिलिटी उसकी देखी गई, राइट। ओके, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहां पर और में भी है मेरे ख्याल से, स्टेट 4 रीजंस measures that a government in a developing country can implement to enhance the efficiency and effectiveness of the agriculture marketing system। अगर एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम के अंदर एफिशिएंसी लेकर आनी है तो क्या करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर ध्यान दो कि सर व्हेन वेयर एंड व्हाट प्राइस टू सेल देयर प्रोडक्ट, प्राइस सपोर्ट और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर ध्यान दो, फार्मर कोऑपरेटिवनेस और प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर ध्यान दो, राइट। अगला प्रश्न, आइडेंटिफाई द सिचुएशन डिपिक्टेड इन द गिवन इमेज एंड कैटेगराइज द मेन कॉज ऑफ इट इन द कंट्री। क्या देख रहे हैं, लोग लाइनों में लगे हुए हैं नौकरी को ढूंढते ढूंढते कि कोई तो भैया हमें जॉब दे दो, लेकिन लोगों को नौकरियां यहां पर देखने को नहीं मिल रही है, राइट। तो ये क्या समस्या को दर्शाता है कि जॉब्स की क्या है बेटा, अनअवेलेबिलिटी है, जॉबों की क्या है, कमी है, और लोग लाइन में लगे हुए हैं जॉब करने के लिए। तो क्या बोलता है, द पिक्चर डिपिक्ट अनएम्प्लॉयमेंट, क्या दिखाती है पिक्चर, अनएम्प्लॉयमेंट दिखाती है। और इसके कारण बताओ, इनएडिक्वेट इकोनॉमिक ग्रोथ, जिस हिसाब से अर्थव्यवस्था का विकास होना चाहिए था उसी हिसाब से अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हुआ, भारत का विकास जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ, उस तरह से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं किया गया और उसके परिणाम स्वरूप इस तरह की परिस्थितियां हमें देखने को मिली। दूसरा क्या बोला गया, पॉपुलेशन रेट में बहुत ज्यादा तेजी के साथ वृद्धि हुई, जॉबों में उतनी वृद्धि नहीं देखी गई जिस हिसाब से पॉपुलेशन आबादी के अंदर हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला। एग्रीकल्चर जो था एक सीजनल ऑक्यूपेशन था, सीजन के ऊपर प्रभावित था, राइट, और सीजन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। ओके, सो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है ये, कंसिडरिंग एग्रीकल्चर सब्सिडी एज ए वाइस एनालाइज द 3 प्रोमिनेंट नेगेटिव implications stemming from the agriculture subsidies associated with providing subsidies to the farmer। तो जब आपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ी होगी तो आप लोगों ने समझा होगा कि जब इकोनॉमिक्स ने समझाने की कोशिश करी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर सब्सिडीज का कॉन्सेप्ट, तो बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज से प्रभावित थे कि सब्सिडीज देनी चाहिए, लेकिन वहीं पर बहुत सारे लोग जो है इस चीज से सहमत नहीं थे कि हमारे द्वारा सब्सिडीज प्रोवाइड, गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडीज जनरली प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। तो यहां पर बोला गया कि एग्रीकल्चर सब्सिडी की अगर बात की जाए तो क्या यह सही है, राइट। दूसरा, हाईलाइट करिए 3 सिग्निफिकेंट एडवर्स इंपैक्ट जो कि कॉम्प्रिहेंसिवली एनालाइज करिए, इवैल्यूएट करिए पोटेंशियल नेगेटिव repercussions of implementing the economic strategy of import substitution in developing nations।
या तो ये दो क्वेश्चन करिए या तो ये दो क्वेश्चन करिए। और अगले दो क्वेश्चन क्या है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इलैबोरेट ऑन द प्रिवेलिंग कंडीशन दैट कंट्रीब्यूटेड टू द सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस। क्या कारण रहे टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस के, एनालाइज करिए कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को जो कि प्रोसेस किए गए इंडियन फॉरेन ट्रेड के द्वारा ऑन द इंडिपेंडेंस। तो आप लोगों को पता है ये सारी की सारी चीजें ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है। आपके ये सारे के सारे टॉपिक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर है और जनरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ह्यूज बर्डन था गवर्नमेंट फाइनेंसिस के ऊपर, सबसे पहली बात। दूसरा क्या था, मिस अप्रोप्रिएट देखा गया बेनिफिट्स का और इनइक्वालिटीज देखी गई। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ज्यादा ध्यान दिया गया, बाकी सेक्टर्स को इग्नोर किया गया। वेस्टफुल कंजम्पशन एंड ओवर प्रोडक्शन की बात की गई। कंजम्पशन इतनी ज्यादा नहीं थी लेकिन ओवर प्रोडक्शन ज्यादा हुई। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, when a country try to make things at home instead of buying them from the other countries। import substitution का मतलब क्या है कि हम अब चीजों को अपने लेवल पर ही बनाने की कोशिश करेंगे, बाहर से नहीं परचेस करके लेके आएंगे। इसका मतलब क्या था, मिसिंग आउट ऑन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के द्वारा जो चीजें बेहतर तरीके से बनाई जा रही हैं उन अपॉर्चुनिटीज को हम लोग मिस करने वाले हैं। लेस कंपटीशन देखा जाएगा, ज्यादा कॉस्ट होगी। वेस्टफुल रिसोर्सेज ज्यादा देखे जाएंगे और सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग द रूल इन इंडिया। अगला टॉपिक है सिस्टमैटिक जो हमारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ब्रिटिश रूल के अंदर, इंडिया के अंदर, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसकी वजह से डिक्लाइन होता है इंडियन कोर्ट्स के अंदर, राइट। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पैटर्न, नए पैटर्न्स जो है वो बेसिकली अडॉप्ट किया जाए। कंपटीशन ऑफ मशीन मेड गुड्स, मशीन मेड गुड्स को अडॉप्ट किया गया, ये कारण थे। और ब्रिटिश रूल इंडिया के अंदर जो है वो एंड करता है फॉरेन ट्रेड्स को इंडिया के अंदर प्राइमरी, राइट। जो पहले नेट एक्सपोर्टर हुआ करता था रॉ मटेरियल का और इंपोर्टर हुआ करता था फिनिश गुड्स का, राइट। और नेट एक्सपोर्टर ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स। पहली बात, मोनोपोली कंट्रोल था फॉरेन ट्रेड के ऊपर, राइट। मोनोपोली वर्चस्व था इनका फॉरेन ट्रेड के ऊपर। सरप्लस ट्रेड था बट नॉट बेनिफिट टू द ब्रिटिशर्स, राइट। अब अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है और ये अनसीन पैसेज आप लोगों के सामने, राइट। और यहां से पढ़कर आपने क्या करना है, क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, द वर्ल्ड इज फेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड इन्वायरमेंटल क्राइसिस characterized by various interconnected challenges. Several factors have contributed to this alarming situation, threatening the delicate balance of ecosystem and the well-being of the both human and wildlife. One of the primary cause of environmental crisis is the rapid growth of human population. The increasing demand for the resources, food and energy has led to the extensive deforestation, habitat destructions and overconsumption of the natural resources. Industrialization and modernization have played a significant role in exacerbating the environmental crisis. The reliance on the fossil fuel and the emission of the greenhouse gases has resulted in global warming and climate change, leading to extreme weather events, rising sea levels and disruptions in natural cycles. The unchecked discharge of pollutants and waste from industries has further contaminated air, water and soil, endangering human health and biodiversity. Another critical factor contributing to the environmental crisis is the expansion of the agriculture and urbanization. The conversion of the forest and natural habitat into agricultural land and urban areas has led to the loss of biodiversity and fragmentation of the ecosystem. This has disrupted the natural habitat of the numerous species, leading to extinction of the many plants and animal species. Moreover, human activities such as irresponsible waste management and improper disposal of the plastic has resulted in accumulation of the plastic waste in oceans and landfills, causing harm to marine life and contaminating the environment. The excessive use of chemical fertilizers and pesticides in agriculture has also led to the soil degradation, water pollution and loss of biodiversity. The environment crisis is a complex issue with various interconnected causes. The rapid growth of the human population, industrialization, urbanization and irresponsible waste management practices are some of the major contributors to the crisis. Addressing these causes requires a collective effort from the government, industries and individual to adopt sustainable practices and promote environmental conservation. तो क्या बोला गया, इसके आधार पर आप लोगों को कुछ प्रश्नों के उत्तर करने हैं। पूछा गया क्या प्राइमरी कारण रहे क्राइसिस के, पैसेज के अकॉर्डिंग बताइए।
डिस्कस करिए कनेक्शन इंडस्ट्रियलाइजेशन और ऑनगोइंग एनवायरमेंटल क्राइसिस के बीच में। एक्सप्लेन करिए इंपैक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर ऑन द अर्बनाइजेशन ऑफ द एनवायरमेंट, राइट। तो रैपिड ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन वाज द मेन रीजन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन वाज द सेकंड रीजन जिसकी वजह से हमें ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे कॉन्सेप्ट जो देखने को मिले। एग्रीकल्चर और अर्बनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर एक्सपेंशन देखा गया, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी और फ्रेगमेंटेशन देखा गया इकोसिस्टम के अंदर। इररिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम था जिसकी वजह से प्लास्टिक का डिस्पोजल में दिक्कत आने लगी, दिक्कत देखी गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, राइट, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने कंट्रीब्यूट करा सबसे ज्यादा इन्वायरमेंटल क्राइसिस के अंदर, राइट, डिफरेंट तरीकों के थ्रू। सबसे ऐसे फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ा दी गई। जो इंपैक्ट था एग्रीकल्चर का अर्बनाइजेशन और अर्बनाइजेशन इन्वायरमेंट के ऊपर इंक्लूड करता है फॉरेस्ट और नेचुरल हैबिटेट को एग्रेरियन लैंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जैसे कि एक्सेसिव यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स रिजल्टेड इन द लैंड या सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर पॉल्यूशन एंड फर्दर लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। तो ये कारण रहे जिन कारणों की वजह से ये सारी चीजें समस्याएं देखी गई। और इसी के साथ ही अगर आप लोग बहुत ज्यादा डिटेल में तैयारी करना चाहते हैं अपने सीयूटी एग्जाम की, बहुत ज्यादा डिटेल से और तसल्ली से पढ़ना चाहते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स को, चाहे आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और अभी से प्रिपेयर करना चाहते हैं या फिर सीयूटी के स्टूडेंट हैं जो आने वाले टाइम के लिए सीयूटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और बैचेस को कैसे ज्वाइन किया जाए उसके बारे में मैं एक बार आपको बता देता हूं। आप लोगों को सिंपली क्या करना है, गूगल के ऊपर जाना है और यहां पर टाइप करना है आप लोगों को क्या, अड्डा 247। जैसे ही आप अड्डा 247 के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा ऑल कोर्सेज। अब आप जाने वाले हैं ऑल कोर्सेज के ऊपर और ऑल कोर्सेज के अंदर अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर जाएंगे। और अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट और इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, चाहे आप ह्यूमैनिटीज के अंदर है चाहे आप कॉमर्स के अंदर है, तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर कॉमर्स के स्टूडेंट है तो सीयूटी कॉमर्स के ऊपर जाएंगे और यहां पर लिखेंगे, यहां पर आपको दिखेगा क्या बेटा, सीयूटी कॉमर्स महापैक विद बुक्स। यहां पर आप लोगों को हार्ड कॉपीज ऑफ बुक जो आपके घर के एड्रेस पर डिलीवर जो है वो बेसिकली करवाई जाती है। आप यहां पर बाय नाउ पर क्लिक करोगे और इस कोड को हटाओगे और उसकी जगह पर आप लोगों ने क्या करना है बेटा, एक कोड लगाना है। और वो कोड क्या है, वो कोड है सर Y828। कोड क्या है सर हमारा, वो कोड रहेगा Y828। जैसे ही आप इसे क्या करते हैं बेटा, अप्लाई करते हैं, इसको अप्लाई करते ही आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पर जो आपका पूरा कोर्स है वो 10,999 से सीधे घटकर 9,129 रुपए का हो जाता है। अगर आप इसे परचेज करते हैं तो टेचर के साथ लाइव टू लाइव डाउट लेने का आप लोगों को मौका मिलेगा। आप लोगों को 100+ MCQs क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और इसी के साथ आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी देने का मौका मिलेगा ताकि आप रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर पेपर कैसा आएगा उसकी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सके। लेकिन ये कोड लगाना मत भूलिएगा, कोड है Y828 ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो ले सकें। और उसी तरह से अगर आप लोग ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं और इकोनॉमिक्स अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप लोग क्या करने वाले हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर जाएंगे, सीयूटी आर्ट्स के ऊपर जाएंगे आप लोग। और सीयूटी आर्ट्स के ऊपर जाने के बाद आप लोग यहां पर देखेंगे, आप लोगों को दिखेगा यहां पर क्या, महापैक। क्या दिखेगा आप लोगों को, यहां पर महापैक भी दिखेगा। यहां पर आप इस कोर्स के ऊपर जाते हैं तो आपको ये कोर्स अभी 9,349 रुपए का दिख रहा है। इस कोड को पहले आप हटाएंगे और इसको बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आप यहां पर टाइप करने वाले हैं क्या, Y828 और इसे कर देंगे अप्लाई। जैसे ही अप्लाई करेंगे यहां पर भी आपको कोर्स 9,129 रुपए 17 पैसे का दिखेगा। लेकिन कोड लगाना मत भूलिएगा, कोड रहेगा Y828। इसी के साथ अगर आप लोगों की कोई समस्या आती है, कोई भी डाउट्स है और वो डाउट्स अगर आप लोग शेयर करना चाहते हैं या फिर अपने डाउट्स को पूछना चाहते हैं मेरे से, तो आप लोग मुझे क्या कर सकते हैं बेटा, ईमेल कर सकते हैं। और मेरी ईमेल आईडी रहेगी prince.thakur@adda247.com। इसके ऊपर आप लोग मुझे क्या कर सकते हैं बेटा, मेल कर सकते हैं ताकि मैं आपके डाउट्स का आंसर कर सकूं बढ़िया तरीके से। आई होप आप लोगों को ये जो एडिशनल सैंपल पेपर है ये बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।